जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड दर्शन के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए रांची दर्शन को देखेंगे और रांची से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में रांची जिला से, उसको देखने का प्रयास करेंगे। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, अगर आप नहीं देखे होंगे तो देख सकते हैं। बहुत सारा चीज़ वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट वहाँ से आपको अच्छा तरीका से समझ में आएगा। यहाँ से रांची जिला से स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा से चीज़ों को समझेंगे और साथ में पेन पेपर रखे रहेंगे, साथ में नोट डाउन करते चलेंगे। अगर आपको बहुत अच्छा से चीज़ों को समझना है, पढ़ना है तो नोट डाउन करते चलेंगे, साथ साथ में बहुत आपको लाभ मिलेगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं रांची जिला को। तो पहले इसकी स्थिति देख लेते हैं। रांची जिला जो है वो कहाँ पे है, तो एक छोटा सा हम मैप बनाते हैं। आप लोग भी थोड़ा बना लीजिएगा, हर दिन मैप से पढ़ने का प्रयास कीजिए सब कुछ, तो ज़्यादा समझ में आएगा, चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और मैप से नहीं बनाइएगा तो फिर आपको नहीं समझ में आएगा कुछ भी, ठीक है। तो आप अगर अच्छा से चीज़ों को समझना चाहते हैं तो मैप बनाने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। देखिए मान लेते हैं ये झारखंड है, मान लीजिए। देखिए हम कोई पेंटर नहीं है कि एकदम एग्जैक्ट बना दे, लेकिन दिमाग में रखना है कि ये एक झारखंड है। अब देखिए ये झारखंड है, तो इसके मध्य में यहाँ पर देखेंगे ये वाला एरिया में आपको पता होगा, जो ये एरिया ऐसे पड़ता है, इस तरह से, इस तरह का एरिया पड़ता है और ये एरिया पड़ता है। तो इसके बीच में ये दक्षिणी छोटा नागपुर है, ठीक है। ये जो एरिया है वो आपका कौन सा है, तो दक्षिणी छोटा नागपुर। देखिए ये दक्षिणी छोटा नागपुर है और दक्षिणी छोटा नागपुर का मुख्यालय कहाँ है, रांची है, ठीक है। और ये कृषि क्षेत्र है, कृषि प्रधान क्षेत्र है, तो ये भी दिमाग में रखेंगे, कृषि प्रधान क्षेत्र है दक्षिणी छोटा नागपुर। और ये जो दक्षिणी छोटा नागपुर है और उत्तरी छोटा नागपुर को दो भागों में बांटने का काम जो लातेहार टोरी क्षेत्र से निकलती है एक दामोदर नदी, और इस तरह से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है ये इस तरह से, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो इस तरह का स्थिति बना रही है, उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर के बीच में जो स्थिति बनाने का काम कर रही है, बांटने का काम कर रही है, वो कौन, दामोदर नदी उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर को दो बराबर भागों में या दो भागों में बांटने का काम करती है। तो ये कैसा क्षेत्र है, तो एक कृषि क्षेत्र है, कृषि प्रधान क्षेत्र है। तो इसको भी अच्छे से दिमाग में रखिएगा, बहुत अच्छा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहाँ से बात आता है कि रांची है कहाँ, रांची कहाँ पे है। देखिए हम बनाने में थोड़ा सा आप अच्छे से मैप लेकर बैठ के देखिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए रांची जो है ना, ये वाला जोन है, ये वाला जोन जो है वो रांची है, जो ये है आपका राजधानी रांची, झारखंड की राजधानी रांची है, ठीक है। तो ये दक्षिणी छोटा नागपुर में पड़ता है और ये जो रांची है वो सर्वाधिक सीमा लगाता है, जिलों से सर्वाधिक सीमा लगाता है और ये मध्य में स्थित है, झारखंड के मध्य में रांची स्थित है, इसीलिए शायद इसको राजधानी भी बनाया गया है। तो देखिए अब रांची कैसे बना ये सबसे पहले समझना जरूरी है, रांची कैसे बना ये सबसे पहले समझना जरूरी है, उसके बाद हम रांची की स्थिति को दिखाएंगे। देखिए बहुत लोगों का कंफ्यूजन है, तो सबसे पहले हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले रांची जिला बनने से पहले थोड़ा सा कहानी समझ लीजिएगा, बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा आपको। देखिए सबसे पहले जो 1833 का कहानी बता रहे हैं, 1833 में विल्किंसन एक अधिकारी हुआ करता था, उस समय का कहानी बता रहे हैं कि इस समय झारखंड में 3 जिला हुआ करता था, ठीक है। ये जो है वो 3 जिला हुआ करता है, इधर देख रहा होगा, थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर नहीं भी दिखे ना तो आप नोट डाउन करते चलिएगा, हम सब कुछ बोलते भी चलेंगे, ठीक है। तो ये नहीं कि सब कुछ दिखना ही चाहिए, अगर कुछ नहीं भी दिखे गलती से टेक्निकल प्रॉब्लम से तो आप उसको नोट डाउन करते चलेंगे, क्या नोट डाउन करते चलेंगे। अगर अपने सपने को पूरा करना है तो नोट डाउन भी साथ साथ करते चलेंगे, हाथ पैर सब कुछ चलाएंगे, केवल बेड बिस्तर में घुसने से कुछ भी काम नहीं चलेगा दोस्तों, कुछ भी काम नहीं चलने वाला है। तो देखिए सबसे पहले ये 1833 ईस्वी में एक जिला बना था लोहरदग्गा, देखिए लोहरदग्गा, ठीक है, ये लोहरदग्गा बना था। दूसरा एक जिला यहाँ पर बना था जिसका नाम है मानभूम, पहले मानभूम लिख देते हैं, मानभूम, ये मानभूम, और एक बना था हजारीबाग। अब ये हजारीबाग, ये 3 जिला प्रारंभ में था 1833 ईस्वी में विल्किंसन के समय। देखिए अब जब लोहरदग्गा जो था ना, इसका मुख्यालय कहाँ था, तो सबसे पहले इसका मुख्यालय हुआ करता था सिरघाटी। कब, 1833 ईस्वी में, 1833 ईस्वी में इसका मुख्यालय कहाँ था, सिरघाटी, सिरघाटी, ठीक है। ये सिरघाटी हुआ करता था इसका मुख्यालय। 1833 ईस्वी में लोहरदग्गा का मुख्यालय कहाँ हुआ करता था, सिरघाटी हुआ करता था। लेकिन बाद में ये जो सिरघाटी मुख्यालय है ना, इसको हटाकर लोहरदग्गा, ठीक है, लोहरदग्गा जो है, लोहरदग्गा कब बनाया गया,
तो 1843 ईस्वी में, 1843 ईस्वी में ये लोहरदग्गा बनाया गया। मतलब देखिए, सबसे पहले लोहरदग्गा से पहले इसका मुख्यालय जब जिला बना था लोहरदग्गा, तो उसका मुख्यालय कहाँ था? तो सबसे पहले इसका मुख्यालय था 1833 ईस्वी में बना था शेरघाटी। और शेरघाटी जब मुख्यालय बना तो उसके बाद फिर से लोहरदग्गा को मुख्यालय बना दिया गया 1843 ईस्वी में। 1833 में शेरघाटी मुख्यालय था, जिला लोहरदग्गा था, लेकिन फिर मुख्यालय चेंज कर दिया गया। कब, कहाँ कर दिया गया? तो ये लोहरदग्गा कर दिया गया। और फाइनली बाद में इसको क्या किया गया कि इसको जिला से ही हटा दिया गया। लोहरदग्गा को क्या किया गया? जिला से हटा दिया गया। लोहरदग्गा को जिला से हटा दिया गया और जिला जो है वो 1899 ईस्वी में रांची को बना दिया गया। मतलब रांची कब जिला बना? तो 1899 ईस्वी में। तो दिमाग में रखना है कि लोहरदग्गा का अस्तित्व जो है वो ख़त्म हो गया यहाँ पे, और 1899 ईस्वी में रांची राजधानी बन गया। अब रांची राजधानी बन गया तो एक अनुमंडल बन गया, कौन? लोहरदग्गा। और मानभूम इसी समय जो है 1833 ईस्वी में ये जिला था, लेकिन बाद में आगे बताएंगे जब धनबाद पढ़ेंगे तो, कि 1956 ईस्वी में यहाँ पे धनबाद के नाम से ये आया, धनबाद के नाम से अस्तित्व में आया। तो इसका भी अस्तित्व नहीं रहा। लेकिन 1833 ईस्वी में जो रांची ये हजारीबाग बना वो आज भी 1833 ही रहा है। मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है हजारीबाग में। तो हजारीबाग आज भी उसी तरह से है जिस तरह से था। तो ये 1833 में हजारीबाग बना। मानभूम बना था लेकिन इसका स्वरूप चेंज होकर अब धनबाद हो गया, इसीलिए ये रहा नहीं। और लोहरदग्गा जो है वो देखिए, पहले लोहरदग्गा का मुख्यालय शेरघाटी हुआ करता था 1833 में। फिर उसके बाद शेरघाटी, ये विल्किंसन के समय का बात बता रहे हैं, 1833 ईस्वी में ये सब विल्किंसन का कांड था। उसके बाद यहाँ पर शेरघाटी था, फिर उसको चेंज करके लोहरदग्गा 1843 ईस्वी में किया गया। और उसके बाद फाइनली जो लोहरदग्गा को जिला से हटा दिया गया, 1899 ईस्वी में रांची को जिला बना दिया गया। विल्किंसन थोड़ा उत्पाटांग टाइप का काम किया, वही किया था क्योंकि उसको ना रांची पसंद लगता था, पसंदीदा जगह था। उसको रांची को एक प्रकार से स्विट्ज़रलैंड समझता था। वैसे भी झारखंड का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है, रांची को ही कहा जाता है, ठीक है। और रांची को ही विल्किंसनगंज कहा जाता है, किशुनपुर कहा जाता है, क्योंकि ये सब विल्किंसन का नाम था। तो ये सब उपनाम है रांची का। विल्किंसनगंज, किशुनपुर हो गया, शहीदों की नगरी हो गया, झीलों का शहर हो गया, मतलब झरनों का शहर हो गया, ये सब किसका है नाम? तो ये रांची का ही नाम है। तो देख लिए रांची कैसे बना, तो 1899 ईस्वी में रांची बना। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको समझाते हैं इस साइड में, क्योंकि अब रांची जब 1899 में जिला बना तो इससे क्या क्या कांड हुआ उसको समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर ये रांची है वो जिला बन गया कब? 1899 ईस्वी में। अब ये 1899 ईस्वी में बना रांची जिला, तो फिर इससे जो दो अनुमंडल कट गया। देखिए एक यहाँ पर एक अनुमंडल बना गुमला, ठीक है। ये गुमला बना कब? तो गुमला अनुमंडल कब बना? जिला कब बना अलग बात है, अनुमंडल कब बना अलग बात है। देखिए यहाँ जिला जो है वो 1902 ईस्वी में बना। गुमला जो अनुमंडल कब बना? 1902 ईस्वी में बना। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इसके बाद एक और जो है खुट्टी कब बना, अनुमंडल कब बना, तो अनुमंडल जो है ये 1903 में बना था। तो दो यहाँ डेट हो गया कि जो रांची जब जिला बना 1899 ईस्वी में, तो उसके बाद अनुमंडल पहला बना कौन? तो अनुमंडल पहला बना गुमला, कब बना? यहाँ पे 1902 ईस्वी में। और एक और अनुमंडल बना यहाँ पे खुट्टी 1903 ईस्वी में। और ये जो 3 डेट है ना वो और बहुत महत्वपूर्ण डेट है। देखिए अगर 1899 ईस्वी में देखेंगे तो उलगुलान विद्रोह, जिसको कहते हैं मुंडा विद्रोह, झारखंड में जिसको मुंडा विद्रोह कहते हैं उसी को उलगुलान विद्रोह कहते हैं। बिरसा मुंडा आंदोलन उसी को कहते हैं, ठीक है। तो वो उग्र रूप से कब चालू हुआ था? उग्र रूप लिया था 1899 ईस्वी में। वैसे 1895 ईस्वी से मतलब पूरी तरीक़ा से चालू हुआ था 1895 ईस्वी से, 1900 आते आते तक ठंडा हो गया था, लेकिन सबसे ज़्यादा उग्र रूप लिया था 1899 ईस्वी में। तो देखिए ये भी जिला रांची कब बना? 1899 में। रिलेट करके इस तरह से दिमाग में रखेगा। देखिए 1902 ईस्वी में गुमला अनुमंडल बना। 1902 ईस्वी में यहाँ पर क्या हुआ था? 1902 ईस्वी में जो CNT, देखिए CNT है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, वो स्टार्ट हुआ था। उसका सर्वे प्रारंभ कब हुआ था? 1902 ईस्वी में। इस सब पूछेगा, आप बहुत अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा, आपको बहुत कुछ यहाँ सीखने को मिलेगा। पूरा रांची जिला को हम समझाने में बहुत कुछ आपको बताएंगे, तो एक बार अच्छे से देखिएगा और चीज़ों को शेयर भी किया कीजिएगा दोस्तों तक। इससे क्या होता है, मेरा मोटिवेशन थोड़ा बढ़ता है और इंटरेस्ट भी बनता है। अब हम 12 बजे 1 बजे रात को इस तरह खड़ा होकर आपसे बात कर रहे हैं,
बस एक मोटो है कि हम लोगों को कुछ जागरूक कर सकें और झारखंड की जो लचर पचर शिक्षा व्यवस्था है ना उसको ठीक कर सकें। इसके लिए हम सबको एकजुटता के साथ आना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको समझना भी चीज़ों को पड़ेगा, अपना राज्य को अच्छा से समझना पड़ेगा। तो देखिए, तो यहाँ पर कहने का मतलब है 1902 ईस्वी में सीएनटी जो है वो प्रारंभ हुआ था, सर्वे प्रारंभ हुआ था। 1902 ईस्वी में सर्वे प्रारंभ हुआ था, ठीक है, सीएनटी का। और 1902 ईस्वी में गुमला अनुमंडल बना था। देखिए दो दो बात बता रहे हैं, सब याद रखे रहिएगा। और उसके बाद 1903 ईस्वी में सर्वे जो है ना वो सीएनटी एक्ट का जो सर्वे है वो कंप्लीट हो गया था। सर्वे 1903 ईस्वी में कंप्लीट हो गया था और यहाँ पर जो खुट्टी है वो एक नया अनुमंडल बना था। तो खुट्टी नया अनुमंडल बना 1903 में और यहाँ पर सीएनटी जो है वो कब बना तो 1903 ईस्वी में कंप्लीट हो गया और फाइनली सीएनटी जो है 1908 ईस्वी में लागू हो गया पूरी तरीक़ा से। ये छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो है वो लागू हो गया कब तो 1908 ईस्वी में। तो देखिए इतना सारा बात बताएं, उस सब चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा, एक बार माइंड में बैठा लीजिएगा, सब आपको काम देगा कहीं ना कहीं। आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए ये सब आइटम बम है, सबको दिमाग में रखे रहिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात आता है कि जो गुमला है वो देखिए अनुमंडल बना, लेकिन गुमला रांची के अंदर बहुत दिनों तक नहीं रहा। क्या बहुत दिनों तक नहीं रहा? वो क्या हुआ कि उसके बाद स्वतंत्र जिला के रूप में भी आया। कब आया तो याद रखिएगा 1983 ईस्वी को। कब? 1983 ईस्वी को। 1983 ईस्वी को गुमला स्वतंत्र अनुमंडल स्वतंत्र जिला के रूप में बना। और ये जो खुट्टी है ना भाई, खुट्टी भी स्वतंत्र रूप से बना। कब? तो स्वतंत्र रूप से कब बना तो ये भी दिमाग में रखिएगा, इसमें 12 सितंबर 2007 ईस्वी को ये बना। 12 सितंबर 2007 ईस्वी को ये बना रांची से कटकर। और एक बात और बता देते हैं कि रांची को इसका जो जिला बनाया गया, जब रांची को जिला बनाया गया किससे अलग करके, तो ये मतलब लोहरदगा को हटाकर रांची को जब जिला बनाया गया तो फिर से जो लोहरदगा है वो जिस समय गुमला जिला बना उसी समय वो भी जिला बन गया। तो दिमाग में रखिएगा, जिस समय गुमला जिला बना था 1983 ईस्वी में, उसी समय लोहरदगा भी 1983 ईस्वी में नए जिला के रूप में अस्तित्व में आया। तो कहने का मतलब रांची जिला बना, उसके पीछे इतना सारा खेला है, ये सब को समझ लीजिएगा, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो आपको समझ में आ गया होगा। ऊपर ऊपर पढ़ने से कुछ नहीं मिलने वाला है, डिटेल्स पढ़ना होगा, समझना होगा चीज़ों को, तब जाकर आपको अच्छे नंबर से आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले 1999 ईस्वी में रांची जिला बना। फिर से देख लीजिए रांची कब जिला बना, 1899 में रांची जिला बना। इसका अनुमंडल गुमला बना 1902 ईस्वी में। इसी समय छोटा नागपुर जो काश्तकारी अधिनियम का सर्वे चालू हुआ था। फिर मतलब 1903 ईस्वी में खुट्टी अनुमंडल बना। उसी समय 1903 ईस्वी में सर्वे कंप्लीट हो गया छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का। फिर उसके बाद छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में लागू हो गया। लेकिन फिर जो गुमला है वो एक जिला के रूप में अस्तित्व में आया 1983 ईस्वी को। गुमला जो है जिला के रूप में अस्तित्व में आया। इसी समय लोहरदगा जो रांची को जब जिला बना दिया गया था तो लोहरदगा को हटा दिया गया था जिला से। बाद में लोहरदगा को फिर से जिला बना दिया गया रांची से अलग करके। कब? तो ये 1983 ईस्वी में। और खुट्टी कब बना तो 12 सितंबर 2007 ईस्वी को ये 23वां जिला बना। ठीक है, 23वां जिला बना। 24वां जो है हजारीबाग से कट करके इसी तारीख को बना है, जिसका नाम है जो रामगढ़ है, ठीक है, वो बना है। तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, बहुत अच्छा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी हम केवल रांची का स्थापना बताएं और रांची का स्थापना बताने के कारण इतना सारा खेला बताना पड़ा। बहुत भाई लोग कमेंट करता है ना कि हजारीबाग का स्थापना, इसके पहले बता रहे थे स्थापना, तो बोला कि बहुत सारा लोग बता रहा था कि 1834 कहीं लिखा हुआ है। भाई साहब 1833 ईस्वी में जब विल्किंसन ने इस चीज़ों को, ये तीनों जिला को बनाया था, तो ये सब का अस्तित्व अलग हो गया, लेकिन हजारीबाग का अस्तित्व वैसा ही बना रहा। क्या हजारीबाग का अस्तित्व उसी तरह रहा? इसीलिए कुछ कुछ बुक 1834 लिखा है, लेकिन ये देखिए आप लोग इसको अपने तरीक़ा से वेरीफाई कर लीजिएगा। क्या अपने तरीक़ा से वेरीफाई कर लीजिएगा। एक दो बार एग्जाम में पूछा है कि हजारीबाग का स्थापना कब हुआ है, तो वो 1833 लिखा था, लेकिन आप अच्छे से देख लीजिएगा, आप ये दोनों ईस्वी को वेरिफिकेशन कर लीजिएगा। लेकिन जितना कहानी था, जितना ये कांड हुआ है, वो हम सब कुछ आपको बता दिए। तो चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, तो इसको अच्छे तरीक़ा से नोट डाउन भी करते चलिएगा, आपको बहुत ज़्यादा काम देगा।
देखिए अब रांची की स्थापना हो गया। अब रांची का स्थापना हुआ तो अब इसका क्षेत्रफल, इसका विस्तार, इसका इतिहास, इसका ज्योग्राफी, इसका मतलब इसका पर्यटन स्थल, इसका बहुत सारा चीज़ देखेंगे, इसका नदी, इसका झील झील देखेंगे, इसका घूमने का स्थान कौन सा होगा, सब कुछ इसका रांची का देखने वाले हैं। जहाँ से बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है क्वेश्चन, वही सबको देखेंगे। क्या? वही सबको देखेंगे। बस अब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते चलिए, आपको बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। कुछ भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं। क्या? कुछ भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है। बस आप पेन पेपर रख कर और नोट करते चलिए। क्या? रख कर नोट करते चलिए, तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए हम ये सब थोड़ा मिटा देते हैं और ये सब देखिए भाई, आप लोग चलिए पूरा साथ, हम मेरे साथ अच्छे से चलिए। देखिए आपको सब कुछ अच्छे तरीक़ा से मिलेगा। समय पर सिलेबस भी कंप्लीट करेंगे। 1 फरवरी से कंटिन्यू क्लास चलेगा, ठीक है। बस आप लोग का सहयोग और सपोर्ट पूरा तरीक़ा से हमें मिलना चाहिए, तभी जाकर हम ये कर पाएंगे अच्छे तरीक़ा से। और देखिए जहाँ तक होगा मेरा पूरा सहयोग होगा और पूरा सिलेबस कंप्लीट हम इस पर करने वाले हैं, ठीक है। बस चीज़ों को अच्छे से देखिए, समझिए। और कुछ देखिए, कुछ अगर आपको लगता है कि हम रांची ज़िला के बारे में जानते हैं और हम यहाँ पर नहीं बताएं, कुछ जब हम पूरा बता देंगे और जब आप पूरा वीडियो को देख लीजिएगा तो उसके बाद आप यहाँ पर एनालिसिस कीजिएगा कि क्या नहीं बताया गया, क्या नहीं बताया गया। जो नहीं बताया गया ना दोस्तों, वो क्या करिएगा, वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अपने से कि देखिए ये चीज़ भी पूछा जाता है लेकिन आपने नहीं बताया। क्या? आपने नहीं बताया। देखिए हम भी, मेरा भी दिमाग होता है, मेरा एक दिमाग है, आप लोग के पास हज़ारों दिमाग होगा, जितना लोग देखेंगे उतना दिमाग होगा। तो हो सकता है मेरे पास 1-2 डाटा छूट जाए। क्या? 1-2 डाटा छूट जाए तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि ये कंपटीशन में पूछा जाता है और ये नहीं बताया, ठीक है। तो हम उसको देख लेंगे, लेकिन गलत नहीं लिखेंगे। क्या? गलत नहीं लिखेंगे। गलत लिखेंगे हम उस कमेंट को रिमूव कर देंगे, क्योंकि बहुत सारा भाई लोग ये कमेंट देखता है, पढ़ता है। अगर गलत लिख दीजिएगा तो वो गलत पढ़ लेगा, उसका टिक गलत लग जाएगा, तो उसका करियर भी बर्बाद हो सकता है। तो ये चीज़ें हम नहीं करने वाले हैं, बिल्कुल सही लिखेंगे, जो फैक्ट पता होगा वही लिखेंगे। और हम कमेंट, मेरा आदमी लोग देखते रहता है कमेंट, मेरा टीम उस पर कमेंट देखते रहती है, और कमेंट अगर गलत रहा, जो फैक्ट सही नहीं रहा, उसको रिमूव कर दिया जाएगा, जिससे कि किसी को दिक्कत ना हो, मतलब किसी को दिक्कत ना हो। नहीं तो पता चलेगा आप कमेंट में कोई आंसर दिए और कुछ गलत लिख दिए, पता चला गलत लिख दिए, कोई रट लिया और वो एग्ज़ाम में गया वही चीज़ मार दिया, तो उसका एग्ज़ाम चल गया गड्ढे में, तो गलत हो जाएगा ना। तो किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, किसी के साथ गलत बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप एकदम फैक्ट जानिएगा तभी लिखिएगा, किताब उताब अच्छे से पढ़ के तब लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए रांची ज़िला के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले रांची यहाँ पर देखते हैं। देखिए खाली जहाँ है ऐसे पूरा मिटा ही के लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए रांची यहाँ पे जिला है। अब ये रांची की स्थापना कब हुआ? अब रांची का स्थापना अगर कब हुआ अगर पूछा जाए तो ये तो अभी देख ही लिए 1899 ईस्वी में रांची की स्थापना हुआ था। ये बहुत बढ़िया यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रांची की स्थापना कब हुआ था। तो रांची की स्थापना जो है वो हुआ था 1899 ईस्वी में। इसका अगर क्षेत्रफल पूछा जाए, इसका क्या क्षेत्रफल पूछा जाए तो देखिए क्षेत्रफल कहीं कहीं लिखता है 5097 ऐसे लिखता है, कहीं कहीं क्षेत्रफल ये लिखता है। अब कुछ किताब लिखा है मतलब 5231, मतलब 5200 क्षेत्रफल। कुल मिलाकर दक्षिणी छोटा नागपुर का ये दूसरा सबसे बड़ा जिला है। सबसे बड़ा जिला है ना 5300 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ ये गुमला है, और सबसे छोटा है यहाँ लोहरदग्गा। लोहरदग्गा जो है वो सबसे छोटा है। दक्षिणी छोटा नागपुर का सबसे बड़ा जिला रांची कभी नहीं मारिएगा। क्या? रांची कभी नहीं मारिएगा। कौन सा है? गुमला है। ये 5200 वर्ग किलोमीटर है, और आपका जो गुमला है वो कितना वर्ग किलोमीटर है? वो 5300 वर्ग किलोमीटर है। कितना वर्ग किलोमीटर है? वो 5300 वर्ग किलोमीटर है। तो इसीलिए कभी भी आप नहीं मारिएगा क्या लोहरदग्गा, ये कभी भी रांची सबसे बड़ा जिला दक्षिणी छोटा नागपुर को नहीं मारिएगा। जनसंख्या में सबसे ज़्यादा है, लेकिन क्षेत्रफल इसका मतलब दक्षिणी छोटा नागपुर में सबसे ज़्यादा बड़ा नहीं है। सबसे ज़्यादा बड़ा किसका है? तो गुमला का है। वो 5360 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ये 5200 तक है। तो कुल मिलाकर ये दूसरा सबसे बड़ा दक्षिणी छोटा नागपुर का जिला है। तो कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस सबको थोड़ा थोड़ा नोट डाउन करते चलिएगा, आपको कहीं ना कहीं ये सब काम ही देगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखिए ये हो गया क्षेत्रफल, अब हम जान लिए। अब देखिए क्षेत्रफल अगर हम जान लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट, अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा तो इसका बाद ये पूछेगा, इसका इंपॉर्टेंट यहाँ पे अनुमंडल कितना है।
अनुमंडल इसमें कितना है, मतलब ये जो रांची जिला है उसमें कितने अनुमंडल है, तो रांची जिला में 2 अनुमंडल है। ठीक है, 2 अनुमंडल है। जैसे हम लिख रहे हैं ना वैसे ही लिखिएगा, और उसके बगल में डेट उट जो होता है ना, जैसे अब यहाँ पर बुंडू और रांची सदर ये हम नहीं लिख रहे हैं, तो रांची अब बुंडू जो है ना वो आप लिखिएगा, क्या आप लिखिएगा, और नहीं तो ऐसा ही लिखिएगा, नहीं लिखिएगा, खाली 2 को लिखकर छोड़ दीजिएगा, क्या 2 को लिखकर छोड़ दीजिएगा। कल को भूलिएगा ना तो ऐसे सोचिएगा क्या बताया गया था, 2 अनुमंडल था, क्या बताया गया था, अच्छा एक बुंडू था और एक और कौन था, रांची सदर था, रांची सदर था। तो आपका जो दिमागवा में ना जो सेलवा जो है ना, ये सेल ये बैठ गया होगा ना, तो ये क्या करेगा, एक्टिव हो जाएगा, क्या एक्टिव हो जाएगा। तो इस सेल जो बैठाइए नहीं, मतलब बोगा साड़म जैसा नहीं बना दीजिएगा इसको, समझे, इसको क्या है अपडेट रखिए, पूरी तरीका से अपडेट रखिए। तो इसको थोड़ा जोर दीजिए, जोर जितना दीजिएगा उतना खुलेगा, क्या उतना खुलेगा, जोर दीजिएगा उतना खुलेगा जितना आप खोलना चाहते हैं। तो ध्यान में रखना है 2 अनुमंडल है इसमें, ठीक है, रांची सदर और एक बुंडू, 2 अनुमंडल है इसमें। और एक दिमाग में यहाँ पे बहुत अच्छे से क्वेश्चन रखिएगा, प्रखंड, जो प्रखंड है ना, प्रखंड जो है, देखिए प्रखंड जो है वो 18 है। रांची जिला में प्रखंड कितने हैं, 18 है। ये सब की राजधानी है इसीलिए इसको दिमाग में रखने की जरूरत है, राजधानी है इसीलिए सबको दिमाग में रखना है। प्रखंड कितने हैं, 18 है। ठीक है, देखिए सर्वाधिक प्रखंड रांची में नहीं है, देखिए सबसे अधिक जो है, देखिए सबसे अधिक जो है, अधिक अगर प्रखंड बोला जाए तो कहाँ पे है, तो सबसे अधिक जो प्रखंड है वो यहाँ पे है पलामू में, पलामू कितना है, तो 21 है। और दूसरा नंबर में किस में है, तो गढ़वा में, ये गढ़वा में कितना है, तो 20 है। देखिए पलामू में सर्वाधिक प्रखंड है, कितना है, ये प्रखंडों की संख्या 21 है। गढ़वा में कितना प्रखंडों की संख्या है, तो गढ़वा में प्रखंडों की संख्या 20 है। ठीक है, तो इसको दिमाग में रखिएगा। तीसरे नंबर में आता है रांची, तीसरा नंबर में प्रखंडों की संख्या सबसे ज्यादा किसके पास है, रांची के पास है। सबसे ज्यादा किसके पास प्रखंड है, तो पलामू के पास 21, फिर गढ़वा के पास 20 और रांची के पास 18 प्रखंड है। ठीक है, विधानसभा क्षेत्र, देखिए विधानसभा क्षेत्र अगर आपसे पूछे तो इसमें 7 विधानसभा क्षेत्र है, पूरे रांची के अंदर में 7 विधानसभा क्षेत्र है। तो देखिए क्षेत्रफल दिमाग में रखेंगे, ये दोनों को दिमाग में रखेंगे, 5097 और यहाँ पे जो 5231 ये दिमाग में रखेंगे। अनुमंडल 2 है, ठीक है, प्रखंड 18 है, विधानसभा का क्षेत्र जो है वो कितना है, तो विधानसभा का क्षेत्र आपका 7 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, तो इसको दिमाग में रखना है। अब यहाँ पे बात होता है कि इसका जो जनसंख्या कितना है, जनसंख्या, ठीक है, तो जनसंख्या याद रखिएगा 29,14,000, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 29,14,000 जो है इसका जनसंख्या है, और सर्वाधिक जनसंख्या है, मतलब सर्वाधिक जनसंख्या किसके पास है, रांची के पास है, 29,14,000 सबसे अधिक जनसंख्या है। अगर देखा जाए तो इसका जो घनत्व, जनसंख्या घनत्व जिसको बोलते हैं, वो कितना है, तो 572 लोग, 572 लोग 1 वर्ग किलोमीटर में रहता है। आप बताएंगे कि झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है। रांची का जनसंख्या घनत्व 572 है, रांची का क्योंकि जनसंख्या अधिक है तो इस अनुसार से जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है, ये भी बताइएगा। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व धनबाद का है, ठीक है, 1316 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहता है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है, देखिए 1316 वर्ग, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में धनबाद में रहता है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाएगा कहाँ पे है, धनबाद। अगर सबसे कम जनसंख्या घनत्व अगर पूछा जाए तो सिमडेगा, ठीक है, तो ये सिमडेगा में कितना है, तो ये 159 जो है यहाँ पे सिमडेगा में, मतलब सबसे कम जनसंख्या घनत्व 159 है, और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो 1316 वर्ग किलोमीटर है, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में इतना लोग निवास करता है। और रांची में कितना है, तो ये है। और पूरा झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है वो कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। देखिए बहुत अच्छे से चीज़ों को समझेंगे ना तो आपको सब कुछ ऐसे ही समझ में आ जाएगा, कुछ रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्या कुछ रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सब कुछ ऐसे ही समझ में आने वाला है। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब यहाँ पे लिटरेसी रेट का बात आता है तो उसको हम देख लेते हैं, तो यहाँ पे ही लिखेंगे। देखिए थोड़ा थोड़ा बात लिखकर हम मिटाएंगे और सब कुछ बताते चलेंगे, एक एक चीज़ क्लियर करते चलेंगे, इतिहास शिक्षण संस्थान सब कुछ क्लियर करते चलेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे बात होता है,
अब यहाँ पे बात हमको देखना है कि क्या और पूछा जाता है यहाँ से। देखिए यहाँ पर अगर अच्छे से देखिएगा, बहुत अच्छा से चीज़ों को समझिएगा, तो चीज़ों को समझिएगा तो साक्षरता दर, ठीक है, कितना प्रतिशत साक्षर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं रांची में। तो साक्षरता दर दिमाग में रखिएगा कि पूरा कितना है, मतलब रांची का कितना है, तो 76%। साक्षरता कितना है, 76%, जिसमें पुरुष अगर साक्षर बोलेंगे, सर्वाधिक साक्षरता यहीं पर है। पाकुड़ में सबसे कम है, 48% लोग पढ़ा लिखा है पाकुड़ में, काला पत्थर की नगरी पाकुड़ में, ठीक है। तो वो जो है, इसके बाद सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, रांची में, शहीदों की नगरी रांची, झरनों का शहर रांची, फिर उसके बाद झारखंड का शिमला रांची, ठीक है। ये सब याद रखे रहिएगा, ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। विल्किंसनगंज रांची, किशुनपुर रांची, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर ये हो गया साक्षरता, हो गया टोटल साक्षरता रांची का 76% हो गया। सर्वाधिक साक्षरता इसी के पास है, किसके पास, रांची के पास है। अब देखिए पुरुष की साक्षरता का बात करेंगे तो पुरुष का साक्षरता कितना है, तो 84%। क्या 84%? 84% से अधिक है, 84.24% ऐसे है, ठीक है। लेकिन आप 84% याद रखे रहिए कि 84% है। और स्त्री जो है, स्त्री या महिला साक्षरता जो है वो कितना प्रतिशत है, तो 67% है। मतलब ये दिमाग में रखेंगे, 67.44%, 67.4% ऐसे करके है ये स्त्री का साक्षरता। तो टोटल रांची का साक्षरता, देखिए राजधानी है इसीलिए इतना डिटेल पढ़ने की जरूरत है, लेकिन राजधानी नहीं रहता तो इतना जरूरी नहीं है, बस केवल क्षेत्रफल जानिए, जिला मतलब उसका प्रखंड जानिए, इतना ही जरूरत होता है। लेकिन ये सब जानने की जरूरत इसलिए है क्योंकि ये राजधानी है, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। तो देखिए साक्षरता पूछ देगा कि राजधानी रांची की साक्षरता दर क्या है, तो 76% है। सर्वाधिक साक्षरता किसका है, तो रांची का कितना, 76% है। अगर आपसे पूछेगा कि ये जो पुरुष साक्षरता कितना है, तो पुरुष साक्षरता कितना है, तो ये 84% पुरुष साक्षरता है। महिला स्त्री साक्षरता कितना है, तो स्त्री साक्षरता कितना है, मतलब 67% है, 67.4% है। ये तो खैर ठीक साक्षर है, इतना ही साक्षर है तभी महिला लोग बेवकूफ़ बना देती है पुरुष को। अगर ये सब ज़्यादा हो जाए तो पुरुष लोग तो मंगल ग्रह में चल जाएगा। क्या मंगल ग्रह में चल जाएगा, यहाँ तो रहेगा ही नहीं धरती पर, और न रहने देगी, बाजार लेते जाएगी ना, मार्केट में बेच देगी सुसरी। सब कहने का मतलब है कि कुल मिलाकर खा पका के रख जाएगी, इतना ही साक्षर है। उसके बाद भी बहुत खुराफाती होता है, क्या बहुत खुराफाती होती है, लेकिन कब मतलब ठीक है, यही ठीक है, मतलब ज़्यादा होने की जरूरत नहीं है। भाई लोग साक्षर रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो कहीं का भी कोई भी बाजार में मतलब आसानी से बिक जाएगा, मर्द लोग पुरुष लोग, ठीक है। तो कहने का मतलब ये बात होता है, ये साक्षरता दर ठीक है, क्या ठीक है ये साक्षरता दर। तो ये दिमाग में रखिएगा, मतलब रांची का टोटल साक्षरता दर, ये जो है पुरुष साक्षरता दर 84% और महिला साक्षरता दर है 67.4%। और ये सर्वाधिक है सब कुछ में, पुरुष साक्षरता में भी रांची सबसे आगे, महिला साक्षरता में भी रांची सबसे आगे, और टोटल सभी जिलों के साक्षरता में भी रांची सबसे आगे है। इसको चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो ये तो रहा बेसिक बातें, जो रांची का बेसिक बात है वो रहा। अब थोड़ा इतिहास पर चलते हैं, क्या थोड़ा सा इतिहास पर चलते हैं, और बहुत अच्छे से चीज़ों को समझिएगा और समझते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए अगर चीज़ों को बहुत अच्छा से समझना है तो रटिए नहीं, बस मज़े से पढ़िए। और आप लोग देखिए कोरोना में तो ज़िंदगी सबका उलट पलट कर रख दिया है, तो कम से कम हंसते मुस्कुराते और सबको साथ लेकर चलने का कोशिश कीजिए, ठीक है। बस कोई दोस्त पीछे नहीं छूटे, ये भी ध्यान में रखिएगा। और कोई दोस्त आगे बढ़ रहा है तो चलने के साथ कोशिश कीजिएगा, उसके साथ चलने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिएगा इतिहास जानते हैं, इतिहास जो है ना ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है इतिहास यहाँ पे रांची जिला का, क्योंकि रांची जिला का इतिहास में सबसे ज़्यादा 1857 से क्रांति से क्वेश्चन पूछा जाता है। लड्डू महाराज, मथुरा प्रसाद, गोविंद भगत, ये सब जो मतलब आया है महात्मा गांधी के बाद के समय का आंदोलन में, इस सब का ज़्यादा रोल नहीं है। क्या इस सब का ज़्यादा रोल नहीं है, मतलब जो रोल ज़्यादा पूछा जाता है मथुरा प्रसाद, गोविंद भगत, लड्डू महाराज, ये सब जो है था यहाँ पर इतिहास में इसका नाम आता है, रांची का इतिहास में नाम आता है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता क्योंकि ये सब महात्मा गांधी के बाद का आंदोलन का लोग हैं ये सब। लेकिन 1857 की क्रांति के समय जो मेरा मेन रांची का रोल रहा, केंद्र बिंदु जो रांची हुआ, वहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है। क्या वहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है, तो उसको ध्यान में जरूरी रखना है। देखिए आपको सबसे पहले 1857 की क्रांति है देवघर, ये वाला एरिया है, देवघर रोहिणी से चालू हुआ था, मतलब 1857 की क्रांति आप लोग को पता होगा। और ये इस एरिया में नहीं बढ़ा, इस एरिया में नहीं बढ़ा,
आपसे पूछता भी क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में कौन सा एरिया अछूता रहा, पढ़ाया गया 1857 का क्रांति डिटेल से मैप में, लेकिन आप थोड़ा सा जान लीजिए 1857 का क्रांति इधर का ही नहीं बढ़ा, संथाल परगना तरफ का ही नहीं बढ़ा। पता है इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि ये संथाल परगना में हुआ क्या था कि इसके पहले आपको पता होगा 1855-56 ईस्वी में एक लड़ाई हुआ था जिसका नाम था संथाल विद्रोह, और संथाल विद्रोह में बहुत अच्छे से लड़ा, मतलब आगे बढ़कर सब जनजातियों ने लड़ा, लेकिन अंग्रेजों ने इसको पूरा इस सबको थूर दिया था, पूरा पकड़ के थूरा। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये सब में दहशत फैला दिया था अंग्रेज, इतना मार मारा था यहाँ पे, मतलब पूरी तरीक़ा से संथालियों को तबाह करके रख दिया था। लेकिन ये सब भी हिम्मत नहीं हारा था, क्या हिम्मत नहीं हारा, अब फिरंगियों को पूरा नाक चने चबाने पर मजबूर कर दिया था। ठीक है, ये सब कौन, संथाली लोग बहुत हिम्मत से लड़ा, अब बहुत ताकत से लड़ा, और अपना संघर्ष में अंग्रेजों को भी ये बता दिया कि हम भी कुछ चीज़ है, क्या हम भी कुछ चीज़ है, ये बता दिया था कौन, संथालियों ने। लेकिन क्या है कि संथालियों को बहुत ये सब मतलब कुचला था, दबला कुचला था पूरी तरीक़ा से कौन, अंग्रेज लोग। तो ये सब हुआ क्या कि इधर वाला लोग इधर आंदोलन नहीं किया, ये आंदोलन इधर बढ़ा ही नहीं, संथाल परगना से अछूता रहा 1857 की क्रांति, ये इधर आगे बढ़ा, और इधर जो है ये आगे इधर बना। तो इधर जो है 1857 की क्रांति में गिरिडीह और हजारीबाग के साइड से एक नेतृत्व कर रहे थे सुरेंद्र शाही हजारीबाग और गिरिडीह के साइड से नेतृत्व कर रहे थे यहाँ पे। इसके बाद ये इधर आ गया निचवा में, और ये जो निचवा में आया ना, तो ये था रांची। अब रांची में आया तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात आता है कि ये जो डोरंडा क्षेत्र है, रांची में जो डोरंडा क्षेत्र है, यहाँ से 1857 का क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे नादिर अली और जयमंगल पांडे। नादिर अली और जयमंगल पांडे, तो नादिर अली और जयमंगल पांडे जो हैं वो डोरंडा से नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन क्या है कि किसी कारणवश 1857 के क्रांति को लेकर कुछ बात विचार करने के लिए ये लोहरदग्गा से होते हुए, लातेहार लोहरदग्गा से होते हुए, और ये जा रहे थे बाबू कुंवर सिंह से मिलने। बाबू कुंवर सिंह जो जगदीशपुर क्षेत्र है बिहार में, वहाँ से 1857 की क्रांति को लीड कर रहे थे। और 1857 की क्रांति का सबसे बुजुर्ग लीडर बोला जाए तो यही थे कौन, तो ये थे कौन, वीर कुंवर सिंह, जो जगदीशपुर से थे, सबसे बुजुर्ग थे। लेकिन अंग्रेजों को धज्जियाँ उड़ाने का काम भी इन्होंने किया, ये फिरंगियों को ने धज्जियाँ उड़ा दिया था अकेले कौन, तो ये बाबू कुंवर सिंह। तो इन्हीं से मिलना था किनको, नादिर अली और जयमंगल पांडे को। और ये दोनों जा रहे थे, लेकिन हुआ क्या कि यहाँ चतरा है, ये एरिया में चतरा पड़ता है, आप लोगों को शायद पता होगा इधर चतरा पड़ता है। ठीक है, तो ये जो चतरा है, ये चतरा में मतलब यहाँ पे मेजर इंग्लिश जो होता है वो पकड़ लेता है, क्या मेजर इंग्लिश इसको पकड़ लेता है यहाँ पे। और पकड़ने के बाद यहाँ पे झड़प होता है, और ये पकड़ कर मतलब बोला जाता है कि यहाँ पे चतरा में ही पंसीहारी एक तालाब है, पंसीहारी तालाब चतरा में एक जगह है, आम के वृक्ष पर लटका कर नादिर अली और जयमंगल पांडे को फांसी की सज़ा दे दी जाती है मेजर इंग्लिश के द्वारा यहाँ पे। तो देखिए डोरंडा क्षेत्र अब खाली हो गया क्योंकि मेन नेतृत्व करने वाला यहाँ से निकल गया, अब यहाँ खाली हो गया। तो इस क्षेत्र में बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति आते हैं, विश्वनाथ सहदेव। ठीक है, विश्वनाथ सहदेव, उनका दीवान हुआ करता है, दिमाग में रखिएगा, उनका दीवान गणपत राय। ठीक है, ये हुआ करता है। तो देखिए विश्वनाथ सहदेव तैयार नहीं रहते हैं कि अंग्रेजों के अगेंस्ट में जाए। ठीक है, वो इनका दीवान होता है जिसका नाम होता है मतलब गणपत राय। तो जो गणपत राय होते हैं वो इनको तैयार करते हैं, गणपत राय तैयार करते हैं किनको, राजा को, मतलब विश्वनाथ सहदेव को, कि देखिए अंग्रेजों के साथ लड़िए, नहीं तो कल को आपका ज़मीन भी हड़प लेगा, फिर उसके बाद नहीं बोलिएगा, क्या उसके बाद नहीं बोलिएगा। तो हुआ क्या कि जो गणपत राय थे वो समझाते हैं, तो राजा समझ लेता है, फिर राजा उन्हीं को नेतृत्व करने दे देता है, अपने मेन रोल में रहता है, सैन्य नेतृत्व जो है गणपत राय को दे देता है। और ये सब डोरंडा का जो मोर्चा है संभाल लेते हैं। तो पांडे गणपत राय और उसका जो राजा है मतलब कौन, तो विश्वनाथ सहदेव, ये दोनों मिलकर इस क्षेत्र को संभाल लेते हैं, डोरंडा क्षेत्र को संभाल लेते हैं। क्योंकि मेजर इंग्लिश जो है यहाँ तो दोनों को मार देता है, नादिर अली और जयमंगल पांडे को मार देता है, तो ये क्षेत्र खाली नहीं बचे। तो इसके लिए ये दो लीडर सामने आ जाता है मतलब, और ये नेतृत्व करना यहाँ से प्रारंभ कर देता है। ये दोनों लीडर बहुत हौसला के साथ ये लड़ता है। मतलब यहाँ पर कौन कौन सा हो गया, तो विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय, ये दो यहाँ से नेतृत्व करते हैं। दो लीडर इसी रांची क्षेत्र में जो 1857 की क्रांति में आते हैं सामने। और जो चुट्टू पालू है ना, रांची जाने के क्रम में चुट्टू पालू घाट मिलता है, तो वहाँ के एक राजा हुआ करते हैं टिकेतुराव सिंह। तो टिकेतुराव जो है उनका दीवान होते हैं शेख भिखारी।
तो शेख भिखारी ना उनको उस्काते हैं कि देखिए राजा साहब, अगर आपको अपना शासन उसन बचाना है ना तो ये फिरंगियों से लड़ना पड़ेगा। क्या? फिरंगियों से लड़ना पड़ेगा, केवल बैठने से काम नहीं चलेगा। क्या? बैठने से काम नहीं चलेगा। तो ये बात जब राजा को समझ में आ जाता है तो टिकैत उरांव सिंह है वो क्या करता है कि शेख भिखारी के साथ मिलकर और चुट्टू पालू के क्षेत्र में अंग्रेजों के साथ संघर्ष करता है। इस सब का उद्देश्य रहता है ना कि चुट्टू पालू के साइड से अंग्रेज लोग घुसेगा रांची साइड में तो हम घुसने ही नहीं देंगे। चुटुआ पालुआ पास ना खुट्टा गाड़ के हम खड़ा रहेंगे और यहीं फिरंगियों को इधर गढ़वा नलवा में डाल देंगे। ठीक है, जो रामगढ़ में है ना गढ़वा नला में, तो उधर डाल देंगे, उधर खईवा में। ठीक है, तो ये सब का प्लान था। मतलब चुट्टू पालू से नेतृत्व किसने किया? तो टिकैत उरांव और शेख भिखारी ने किया। और रांची का जो डोरंडा क्षेत्र है वहां से आंद्रवा में कौन नेतृत्व कर रहा था? तो विश्वनाथ साहदे और उनका जो दीवान था गणपत राय, ये नेतृत्व कर रहे थे। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए यहाँ से 4-6 आदमी का नाम आ गया जो यही से संबंधित है। अब देखिए जैसे चुट्टू पालू से नेतृत्व कर रहा था टिकैत उरांव और शेख भिखारी, तो इनको फांसी की सजा चुट्टू पालू में ही दिया गया है। इनको दोनों को फांसी की सजा अंग्रेजों ने, फिरंगियों ने, झंडू बाम वाले लोग ने यहीं पर फांसी की सजा दे दिया। किनको? तो ये शेख भिखारी और टिकैत उरांव को। इसके बाद जो डोरंडा क्षेत्र में 1857 के क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे, मतलब कौन सा? शेख भिखारी, मतलब यहाँ पे नेतृत्व कर रहे थे पांडे गणपत राय, और एक उनका जो दीवान थे, मतलब उनका राजा जो थे, मतलब विश्वनाथ साहदे, जो डोरंडा साइड से कर रहे थे, उनको रांची में जिला स्कूल के सामने कदम के वृक्ष पर लटका कर फांसी की सजा दे दी गई। तो इस तरह से यहाँ से 6 आदमी का नाम जुड़ता है रांची के क्षेत्र से, जो 6 का नाम के साथ में हम कहानी सुना दिए। वैसे हम 1857 की क्रांति आपको जब पढ़ाएंगे तो इन सभी बातों को एक बार और बताएंगे और बहुत इंटरेस्टेड तरीका से बताएंगे कि मेरे जो शासक थे यहाँ के, जो मेरे जनजातीय पावर यहाँ के थे, वो उनमें क्या ताकत था, वो हम सब बताएंगे आपको, और कितना हिम्मत से इन्होंने लड़ा और एक प्रकार से अंग्रेजों को धूल चटाने का काम किया था। तो ये सब बताएंगे। लेकिन आप थोड़ा सा इतने बातों को ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। इतिहास में 1857 की क्रांति रांची का नाम होता है क्योंकि ये केंद्र बिंदु था, इसीलिए इसको थोड़ा सा हम अच्छे से बोलने का और यहाँ से बताने का प्रयास किए हैं। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अगर नहीं समझ में आए तो हमको बताइएगा, और तरीके से अपना तरीका चेंज करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे। आगे इतिहास, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस सब यहाँ पे हम चालू करने वाले हैं। बस खाली ये शुरुआत है, आप लोग का साथ देखते हैं कैसे मिलता है। अगर जितना मिलेगा उसी के अनुसार उस तरह से हम और फास्ट चलेंगे। तो चलिए कुल मिलाकर ये इतिहास थोड़ा सा हम यहाँ पे जानने का प्रयास किए रांची से। अब यहाँ इसका ना पर्यटन स्थल देख लेते हैं। देखिए पर्यटन जो है ना, पर्यटन स्थल देखेंगे। देखिए पर्यटन स्थल जो है वो हम देखेंगे यहाँ पे। अब पर्यटन स्थल अगर अच्छे से देखिएगा तो क्या क्या यहाँ पे घूमने वाला जगह है, मतलब क्या क्या घूमने वाला जगह है। देखिए हम कुछ चीज़ अगर छोड़ दिए ना तो वो खुद आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्या? खुद अपने कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा अगर कुछ छूटे तो। आप लोग सब एक एक करके जरूर लिखिएगा, एक एक कमेंट में जरूर लिखिएगा कुछ अच्छा चीज़ रांची के बारे में। अगर रांची जिला पढ़ रहे हैं तो पूरा रांची के बारे में, इधर उधर का कुछ नहीं लिख देना, नहीं तो कुछ भी ओंगी पोंगी कुछ भर नहीं देना नीचे कमेंट बॉक्स में। सब बढ़िया बात भरेगा कि कौन कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया। ऐसा नहीं कोई भरेगा कि गिरिडीह से चला, उसमें एक लड़की बैठी हुई थी, वो क्या हुआ कि एक मतलब न्यूज नहीं लिख देना वहां पर कि गिरिडीह से एक मतलब बस चला, उसमें एक लड़की बैठी हुई थी, रामगढ़ का एक पांडे बेचारा था ऐसे खड़ा और लाइन मारा, उधर गड्ढे में गिर गया। ये सब नहीं लिखना, ठीक है भाई साहब, ये सब नहीं लिखना। क्या? ये सब नहीं लिखना। तो कहने का मतलब ये नहीं लिखना है, मतलब बढ़िया बात लिखना है। क्या? बढ़िया बात लिखना है, मतलब जो मतलब पर्यटन स्थल के रूप में हो वही सब भरना है। बहुत अच्छे बात जो पूछता है। आप लोग सब एक एक बात एकदम रांची के बारे में बढ़िया बढ़िया बात लिखिएगा, पूरा कमेंट बॉक्स भर दीजिएगा रांची के बारे में। कोई लोग पढ़े तो कहे हाँ कुछ लिखा है। क्या? कुछ लिखा है। तो पर्यटन स्थल में क्या क्या घूम सकते हैं? सबसे पहले ओरमांझी चल जाइए, ओरमांझी घूमिए। ओरमांझी में क्या है? तो बिरसा जैविक उद्यान है, मतलब ओरमांझी में, उसको घूमिएगा। कब बना है? 1994 ईस्वी में बना है। अरे किताब जो ससुर के नाची क्या लिखता पता नहीं, यहाँ सब मतलब किताब में क्या लिखा है, सब किताब एक के जैसा लिखा है। अरे जनवरी 1994 में बना है, आप देखिए वहाँ जाकर लिखा हुआ ओरमांझी में। NH 33 पर स्थित है, जो झारखंड का मतलब चिड़ियाघर है एक प्रकार से, जो रांची का। ये
तो बिरसा मुंडा उद्यान है ये। तो कहने का मतलब यहाँ पे जाइए तो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि जनवरी में इसका स्थापना हुआ था 1994 ईस्वी में। सभ्य किताब वाले इनको पता नहीं क्या कॉपी पेस्ट कर देता, कुछ संशोधन नहीं करता, क्या कुछ नहीं करता है। मतलब शुरू से 1954 लिखते आ रहा है तो सब 1954 1954 1954 अभी तक भी जब हम ये बता रहे हैं, देखिएगा कमेंट बॉक्स में सब लिखेगा, सब तो लिखा है 1954। अरे यार कुछ अपने से अपडेट करो भाई, किताब वाले पर काहे छोड़ देते हो सब कुछ। तो 1954 ईस्वी में जो मतलब बिरसा मुंडा उद्यान है, जो देखने वाला चिड़ियाघर है, उसको आप देख सकते हैं। वैसे सबसे बड़ा चिड़ियाघर जो है ना वो बोकारो में है, ठीक है। वो जवाहरलाल नेहरू चिड़ियाघर है वहाँ पे बोकारो में, वो है सबसे बड़ा। लेकिन आप दिमाग में रखिएगा 1954 में स्थापित हुआ है और ये ओरमांझी रांची में है। देखिए फ्रेश वाटर एक्वेरियम, ये भारत का पूरा पहला फ्रेश वाटर एक्वेरियम कहाँ खुला है? रांची में ही खुला है। तो इसको भी दिमाग में रखेंगे। फ्रेश वाटर ना एकदम पूरा साफ सुथरा जल रहेगा, उसमें एकदम लाल बुल्लू पीला हरियर सब कलर का आपको मछलियाँ मिल जाएगी। वहाँ देखते रहिए, मज़े करते रहिए। अपना अपना सब ना सोना बाबू के लेके जाइएगा, क्या वहाँ सोना बाबू के लेकर जाइएगा और देखते रहिएगा बैठकर, ठीक है। बहुत अच्छा मतलब देखने का नज़ारा यहाँ पे मिलेगा। फ्रेश वाटर एक्वेरियम भी यहीं पर है, रांची में है। आप यहीं पर एक चल जाइए फांसी टोंगरी। फांसी टोंगरी किसको कहते हैं पता है? फांसी टोंगरी जो है वो कहते हैं रांची का जो पहाड़ है, रांची पहाड़ी को फांसी टोंगरी कहते हैं। मतलब रांची में एक पहाड़ी मंदिर है, उसको कहते हैं फांसी टोंगरी। वहाँ पर मात्र एक ऐसा मंदिर है जो 1947 ईस्वी से वहाँ पे लगातार गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडा फहराया जाता है। वो मंदिर में एकमात्र मंदिर है, उस टोंगरी को कहते हैं फांसी टोंगरी, ठीक है। फांसी टोंगरी बोलते हैं उसको, और उसी को रांची की पहाड़ी मंदिर बोलते हैं, उसी को बोलते हैं। कभी कभी पूछेगा फांसी टोंगरी किसको कहते हैं, तो पहाड़ी मंदिर को ही कहते हैं। और ये यहीं पर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तो इसको भी लिख लीजिएगा। और कहाँ पे घूमने जाना है सब लिखते चलिए, नोट डाउन करते रहिए। नहीं तो पता है मतलब ना, कहने का मतलब अगर नोट डाउन नहीं करेंगे ना भाई साहब, तो बता देते हैं दौड़ा दौड़ा के हम मारेंगे पूरी तरीक़ा से। कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड लॉकडाउन में मिल गया है, आप पूरा घर में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कर करके फुदकते चल रहे हैं। क्या फुदकते चल रहे हैं? कहने का मतलब अगर बाप को पता चल गया ना कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सोना बाबू ये करके फुदक रहा है ये, तो फिर चाइनीज माल समझ करके, अब पहले ही जैसा बोल रहे हैं चाइनीज माल समझ करके धो देगा आपका बाप, बता दे रहे हैं। तो इसीलिए थोड़ा समझ कर, क्या समझ कर कीजिएगा। नहीं तो बहुत लोग कहता है ना, नया नया फ्रेंड मिलेगा, क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, ऐसे फ़ोन ले लेगी ससुरी और ऐसे क्या कर रहे हैं, तो मतलब खाना खा रहे हैं, तो तभी खाना खाएगी ससुरी। मतलब फिर पूछेगी अभी कहाँ कर रहे हैं, वो कहेगा अब संडास जा रहे हैं, तो तुम ही जाओ, बेवकूफ़ लड़की थे। कहने का मतलब ऐसा होता है, मतलब सबको नहीं बोल रहे हैं, मतलब कुछ कुछ ऐसा होती है। कहने का मतलब बहुत ऐसा देखने को मिलता है। तो इस तरह से नहीं करना है, क्या इस तरह से नहीं करना है। मतलब ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सोना बाबू सबको अभी साइड कर दीजिए, सबको साइड कर दीजिए और रात दिन करके पढ़िए। ये सब जो है ना, जब नौकरी हो जाएगा तो कुछ एक समय मिलता है, क्या एक समय मिलता है आपको, मतलब 2 महीना तक का बीच में समय देता है ज्वाइनिंग के समय का। तो बीच में जो 2 महीना का समय मिलता है ना, उस समय मतलब बढ़िया से लाइन मारिएगा और एक बढ़िया मतलब ब्रांडेड पटा लीजिएगा। और उसके बाद फिर जो करना होगा, देखिए मूल अधिकार है आपको जो है ना, लाइन मारना मूल अधिकार है। क्या लाइन मारना आपका मूल अधिकार है। देखिए प्राइवेसी का अधिकार जो है वो मूल अधिकार है, तो लाइन मारना मूल अधिकार नहीं होगा क्या? लाइन मारना भी मूल अधिकार कैसे नहीं होगा? उसमें भी बाबू है, बहुत सारा फोटो भेजेगा सोना को, सोना बहुत अच्छा बहुत सारा फोटो भेजता है बाबू को, वो सब ना प्राइवेसी रखता है, किसी को नहीं बताएगा, वही दोनों को खाली पता रहता है। क्या वही दोनों को पता रहता है? तो जब इतना प्राइवेसी रखता है, तो प्राइवेसी का अधिकार आर्टिकल जो है 21 में तो दिया हुआ है कि ये मूल अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये बात कही है। तो जब प्राइवेसी का अधिकार मूल अधिकार है, तो आपको भी लाइन मारना मूल अधिकार है, क्योंकि उसमें भी सब प्राइवेटे रखता है। लोग किसी को थोड़ी बताता है कि हमरा वो मतलब जो बॉयफ्रेंड है ओकरा फंसेले हैं, एकरा फंसेले हैं, इतना थोड़ी बताता है। तो कहने का मतलब वो भी मूल अधिकार है। तो कुल मिलाकर नौकरी हो जाने के बाद आप मतलब देख लीजिए ना, बहुत अच्छा सा एक ब्रांडेड देखकर फंसा कर और उसके बाद लाइन मारिए अच्छे तरीका, खूब बढ़िया तरीका से। लेकिन फिलहाल अभी नहीं, क्या फिलहाल अभी नहीं, जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक नहीं, सिलेक्शन नहीं तब तक नहीं। मतलब थोड़ा सब्र कीजिए, क्या थोड़ा सब्र कीजिए, मिलेगा जब जबरदस्त, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो पर्यटन स्थल में अभी हम 2 ही बात बताएं, इसके बाद हम आगे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात और चलते हैं। आप यहाँ पर स्टेडियम JSC स्टेडियम भी जा सकते हैं। JSC स्टेडियम जो है 2013 ईस्वी में बना था, और जो JSC स्टेडियम है ना, मतलब धुरवा में बना है ये स्टेडियम। यहाँ पर इंग्लैंड और भारत के साथ सबसे पहले मैच खेला गया था, और इंग्लैंड और भारत सबसे पहले मैच खेला था, तो इसमें भारत जीता था। 1-2 बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछा है कि JSC स्टेडियम जो है
उसमें सबसे पहला जो मैच खेला गया था वो किसके किसके बीच खेला गया था, तो इंग्लैंड और भारत के बीच खेला गया था, और उसमें जीता कौन था, तो उसमें भारत जीता था। ठीक है, तो ये भी दिमाग में रखिएगा, घूमने वाला जगह है, घूम सकते हैं, 2013 में बना था। यहाँ पर एक एयरपोर्ट है, वो घूम सकते हैं, मतलब ये जो है ना झारखंड का पहला एयरपोर्ट इसको बोला जाता है। कब बना था, तो ये 1941 ईस्वी में बना था, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। भारत का पहला एयरपोर्ट है जिसमें खादी मॉल खुला है। खादी मॉल खुलने का मतलब समझ रहे हैं, खादी मॉल खुलने का मतलब है कि एयरपोर्ट के अंदर में खादी मॉल पहला खुला है। कहाँ पे, ये रांची एयरपोर्ट में। और कब बना था रांची एयरपोर्ट, 1941 ईस्वी में ये बना था। ठीक है, रांची एयरपोर्ट, तो इसको भी दिमाग में रखिएगा। यहाँ भी आप घूम सकते हैं, बहुत अच्छा मतलब घूमने का प्लेस है, घूम सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर आपको ऑक्सीजन पार्क भी मिलेगा। पार्क में दिमाग में रखेंगे, मतलब ऑक्सीजन पार्क मिलेगा, मतलब एक सिंधु कानू पार्क भी है यहाँ पे घूमने वाला। ठीक है, वैसे एक दुमका में भी है, लेकिन यहाँ पर भी है, सिंधु कानू पार्क है। बिरसा मुंडा पार्क भी मिलेगा यहाँ घूमने के लिए। ऑक्सीजन पार्क भी यहाँ पे रांची में मिलेगा, बहुत अच्छा जगह है घूमने के लिए। सम्राट अशोक पार्क मिलेगा यहाँ पर घूमने के लिए, वहाँ पर जाके घूमिए। फिर आपको टाइगर हिल मिलेगा, मतलब कांके डैम के आसपास में टाइगर हिल मिलेगा, तो उस पर जाके घूम सकते हैं। अब कांके का बात आया तो कांके जो है पागल खाना की स्थापना कब हुआ था, पागल खाना बोल रहे हैं, मतलब 1918 ईस्वी में कांके पागल खाना की स्थापना हुआ था। इसको भी दिमाग में रखेंगे, क्योंकि मतलब ये पूरा झारखंड बिहार का एक बहुत बड़ा पागल खाना है, जहाँ पर मतलब पागलों का ट्रीटमेंट किया जाता है। बाकी इसका नाम डिटेल से आप बता दीजिएगा, ठीक है क्या। तो 1900 ये कितना में 18 में बना था। यहाँ भी आप घूमने के लिए जा सकते हैं, ठीक है, और बहुत अच्छा से घूम सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ यहाँ पे और जैसे जैसे जो चीज़ आता है ना, हम लिखते भी चलेंगे, आप लोग क्या करेंगे ना, वो लिखते भी चलिएगा। अब कुछ शिक्षण संस्थान भी घूमने वाला जगह है, तो उसके साथ शिक्षण संस्थान भी खत्म कर देंगे। फिर नदी के साथ उसका जलप्रपात भी, क्योंकि इसको जलप्रपातों का अगर शहर बोलते हैं तो क्यों कहते हैं उसमें बता देंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब, अब जैसे कुछ शिक्षण संस्थान में अगर बात करें, तो कुछ शिक्षण संस्थान में जैसे सबसे पहले रांची जो विश्वविद्यालय है, रांची विश्वविद्यालय है, ये कब बना था, 1960 ईस्वी में। 1960 ईस्वी में रांची विश्वविद्यालय बना था। अब इससे देखिए कितना रिलेटेड बात है, वो दिमाग में रखिएगा। 1960 में रांची विश्वविद्यालय बना। उसके बाद क्या हुआ कि रांची विश्वविद्यालय से कट कर, क्या, रांची विश्वविद्यालय से कट करके एक विनोबा भावे बना। विनोबा भावे विश्वविद्यालय 1992 में बना, ठीक है। ये मतलब विनोबा भावे विश्वविद्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय कब बना, तो ये 1992 ईस्वी में बना था। और इसी से कट कर एक है नीलांबर पीतांबर, और पीतांबर, नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय कब बना, ये आपका 2009 में बना। 2009 में नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय कहाँ बना, पलामू में बना। ये पलामू में बना, इसी से कट कर, रांची से कट करके। और रांची से एक और कट के कोल्हान विश्वविद्यालय, देखिए कोल्हान विश्वविद्यालय कब बना, तो ये 2009 में बना। तो 2009 में कोल्हान विश्वविद्यालय, 2009 में मतलब नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय, ये दो, और एक 1992 ईस्वी में विनोबा भावे विश्वविद्यालय, ये रांची विश्वविद्यालय से कट के बना। और बहुत अच्छा यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और एक और 2009 में बना था, इसको भी साथ में लिख लीजिएगा, मतलब बॉम्बे में बना था। और केंद्रीय विश्वविद्यालय, एकमात्र झारखंड में केंद्रीय विश्वविद्यालय है बॉम्बे में, वो कब बना था, 2009 में बना था। तो 2009 में दो बना है, मतलब एक तो बना है, तीन बना है, कोल्हान, नीलांबर पीतांबर, पलामू, कोल्हान, मतलब आपका यहाँ पे कोल्हान विश्वविद्यालय बना है नीचे में, ठीक है। और यहाँ पर 2009 में एक बॉम्बे में कौन सा विश्वविद्यालय बना, तो ये विश्वविद्यालय बना आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय बॉम्बे में, एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो इस तरह से ये बातों को थोड़ा विश्वविद्यालय वाला ध्यान में रखिएगा। और कृषि विश्वविद्यालय पूछे ना, कृषि विश्वविद्यालय अगर पूछे तो कब बना था, 1981 ईस्वी में। कृषि विश्वविद्यालय कब बना था, तो रांची कृषि विश्वविद्यालय 1981 ईस्वी में बना था। वैसे शिक्षण संस्थान पढ़ाएंगे तो फिर बताएंगे, लेकिन ये रांची में है, तो इसको भी दिमाग में रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए अब थोड़ा सा मिटा लेते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन हमको बताना पड़ेगा। देखिए सारा डेट एकदम दिमाग में अच्छे से रखिएगा, क्योंकि इतना अच्छा क्वेश्चन पूछेगा, जो जो क्वेश्चन पूछता है वही हम बताने का प्रयास कर रहे हैं।
और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बताने का प्रयास कर रहे, बस आप लोग चीज़ों को समझिए, देखिएगा आपको सब कुछ समझ में आते जाएगा और बहुत अच्छा आप यहाँ से कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। देखिए अब यहाँ पे बात आता है कि जो रांची वाला क्षेत्र है और क्या हुआ। देखिए आप सबसे पहले 1955 ईस्वी में आ जाइए। एक 1955 ईस्वी में यहाँ पर एक BIT मतलब बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ, एक तो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो मेसरा में है वो रांची में, ये बना था 1955 में। तो ये बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, और एक है बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो भी BIT है, लेकिन वो जो है ना वो धनबाद में बना था। दिमाग में रखेंगे 1949 ईस्वी में ये धनबाद में BIT बना था। ये सिंदरी वाला क्षेत्र में है BIT, और ये जो है धनबाद में है। धनबाद वाला बोलेगा तो इसका फुल फॉर्म में होता है बिरसा, और ये होता है बिरला, दोनों में ही अंतर है। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा, ये 1955 में बना है, और ये कहाँ बना है तो ये रांची में बना है। और बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो 1949 में बना था, और ये कहाँ है, धनबाद में है, सिंदरी में। लेकिन इसका पहले का नाम जो है ना वो बिहार इंस्टीट्यूट था। अब बिहार इंस्टीट्यूट था, तो जब झारखंड अलग हो गया 2000 ईस्वी में, तो क्या किया ना कि इसको हटाकर बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो था, मतलब आपका जो बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था उसको हटाकर क्या कर दिया गया, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर दिया गया। इसीलिए बहुत लोग जो मतलब ओवर स्मार्ट बनता है ना, वो क्या सोचता है कि बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पूछा है तो स्वाभाविक सी बात है कहाँ होगा, रांची में होगा। कहाँ होगा, रांची में होगा, गए बेस खड्डे में। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर पूरी तरीका से उसका बर्बाद हो जाएगा एक नंबर। तो इसको दिमाग में रखना है, कभी भी क्वेश्चन पूछे कि बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ है, तो ये आपका धनबाद में 1949 में स्थापना हुआ था। पहले बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इसका नाम था, और अभी वाला जो है ना 1955 में बना है वो बिरला इंस्टीट्यूट है, और ये जो है रांची में है। तो फर्क हम बता दिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेसलुस्कीगंज, इसके पहले भी बताए थे कि मेसलुस्कीगंज कहाँ पर है। बहुत सारा भाई लोग बोल रहे था कि पलामू में। अरे ससुर के नाती बढ़िया से पढ़िए ना बड़े भाई, तो उसके बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ऐसा थोड़ी है, कहने का मतलब वहाँ लेस्लीगंज है, ये मेसलुस्कीगंज है। लेस्लीगंज पलामू को कहते हैं, लेकिन मेसलुस्कीगंज जो है वो रांची में। रांची से मतलब रांची का मुख्य केंद्र बिंदु से 60 किलोमीटर दूर में एक मतलब गाँवों के अंदर बसा शहर है वो। वहाँ पर ना मतलब जैसे कि लड़का लड़की जो आपस में एक दूसरे को फंसा के शादी कर लिया, एक अंग्रेज एक भारतीय, एक अंग्रेज एक भारतीय, चाहे लड़का चाहे लड़की हो, अब उसमें आपस में फंसा कर शादी कर लिया, माँ बाप निकाल दिया अगर उस सबको, तो कहाँ जाएगा भाई, कहाँ जाएगा बताइए। तो वो सब क्या किया ना, एक अलग गाँव घर बसा लिया, क्या एक अलग गाँव घर बसा लिया, और वो उसमें जो है उस सबका प्रोडक्ट हुआ, मतलब उस सबका जो बच्चा हुआ तो वो सब मतलब अंग्रेज टाइप का हुआ। तो आप रांची से 60 किलोमीटर दूर वो सब रहता है, एक अपना गाँव बसा लिया है, उसी में रहता है। तो सबका घर उर भी देखेंगे ना तो लगेगा विदेश में हम आ गए। बाल बच्चा भी एकदम काइल काइल टाइप का मिलेगा, एकदम चिट्टा चिट्टा गोरा गोरा टाइप का मिलेगा, मतलब ऊपर से नीचे तक एकदम बाल ताल सब एकदम मिलेगा वैसा ही। तो वैसा मिल जाएगा आपको। जाइए मेसलुस्कीगंज, घूमने वाला जगह है, रांची में ही पड़ता है। क्या रांची में ही पड़ता है मेसलुस्कीगंज। आप कभी मौका मिले तो जाइए घूमने के लिए। आपको कभी कभी लगेगा ना वहाँ जाके फील होगा कि ये तो मतलब हमको लगता है इंग्लैंड आ गए क्या, हमको लगता है इंग्लैंड आ गए क्या, इंग्लैंड आ गए, ऐसा फील लगेगा आपको। तो कुल मिलाकर मतलब बहुत अच्छा जगह है, घूमने जरूर जाइएगा। अगर जाइएगा तो मेसलुस्कीगंज भी कहाँ है, तो रांची में ही है। तो देखिए जो भी बात आते जाता है ना वो सब बुलेट फॉर्म में लिखा कीजिए। क्या बुलेट फॉर्म में लिखा कीजिए। कुछ भी बोल रहे हैं तो सब जो पूछा हुआ है वही बता रहे हैं आपको, एक्स्ट्रा कुछ नहीं बता रहे हैं। वो थोड़ा मोड़ा इधर उधर का बात बता देते हैं कि जिसमें आप लोग को थोड़ा कुछ एनर्जेटिकल फील हो। देखिए ये हो गया 1949 मतलब एक 1955 का कहानी। अब आ जाते हैं मतलब एक इम्पॉर्टेंट बात और हम यहाँ पे कर लेते हैं 1925 ईस्वी में। 1925 में, कभी कहीं 1924 में लिखेगा। तो यहाँ पर जो लाह अनुसंधान केंद्र वो रांची में ही है। ये लाह अनुसंधान केंद्र कब बना था, 1925 में। अगर ना रहे ऑप्शन तो 1924 मारेंगे, क्योंकि बहुत जगह 1924 भी लिखा हुआ है और कहीं कहीं 1925 भी लिख दिया है। तो लाह अनुसंधान केंद्र जो है वो क्या है, तो ये मतलब यहाँ पे लाह अनुसंधान केंद्र जो है वो रांची में ही है। इसको लाह क्या होता है पता है ना, चूड़ी में जो मतलब ऊपर में जो नक्काशी किया होता है ना उसको साटने उठने के लिए जो गोंद का प्रयोग किया जाता है वो लाह होता है। और ये भारत में सबसे ज़्यादा यहीं से उत्पादन होता है, मतलब इसीलिए इसका रिसर्च सेंटर जो है यहीं पर है। ठीक है, उसके बाद जनजातीय शोध संस्थान, ये जो है ना वो यहीं पर है। कब बना था, जनजातीय शोध संस्थान जो है, ST शोध संस्थान जो है वो कहाँ पर है, तो ये आपका है मतलब यहीं पर अनुसंधान संस्थान जो है
वो कहाँ पे है, तो वो रांची में ही है। कब बना था, तो 1953 ईस्वी में बना था। तो 1953 ईस्वी में जनजातीय शोध संस्थान बना था, इसको भी दिमाग में रखिएगा। ठीक है, इसके बाद कुष्ठ रोग अनुसंधान संस्थान भी है, वो यहीं पर है, रांची में ही है, इसको भी दिमाग में रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, उसके बाद 2010 ईस्वी में IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का मतलब एक एकेडमी यहाँ खुला, मतलब यहाँ पर एक IIM खोला गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का ये मतलब स्कूल खुला गया। और ये पूरा भारत का 8वां मैनेजमेंट स्कूल है, कलकत्ता से ऑपरेट होता है, संचालित होता है, तो इसको दिमाग में रखिएगा। और थोड़ा सा रांची विश्वविद्यालय से याद रखिएगा ना, रांची विश्वविद्यालय से तो ये कटा फटा, लेकिन रांची किससे कटा था, छठी JPSC जब हुआ था तो उसमें एक पूछा था रांची जो है वो किससे कटा था, तो बिहार विश्वविद्यालय से कटा था रांची। लेकिन बिहार विश्वविद्यालय का अगर नाम दे देता तो लोग फंस जाता, बिहार विश्वविद्यालय में अंबेडकर विश्वविद्यालय, बिहार विश्वविद्यालय में अंबेडकर विश्वविद्यालय, मतलब बिहार विश्वविद्यालय का नाम है अंबेडकर विश्वविद्यालय, जो उसी से कटा था कौन, रांची, और रांची से फिर ये सब कट के बना, तो याद रखिएगा यहाँ से भी। और ये जो मैनेजमेंट स्कूल 2010 में बना है वो किससे चलता है, तो वो आपका यहाँ पे किससे चलता है, तो ये आपका कलकत्ता एकेडमी के द्वारा ये संचालित होता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि बहुत अच्छा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, झारखंड का न्यायिक अकादमी। ठीक है, झारखंड का न्यायिक अकादमी जो है वो कब बना था, तो झारखंड का जो न्यायिक अकादमी है कहाँ लिखे, ठीक है, तो देखिए झारखंड का जो न्यायिक अकादमी है, झारखंड का न्यायिक अकादमी है वो कब बना था, तो देखिए झारखंड का न्यायिक अकादमी है वो 2002 में बना था, झारखंड न्यायिक अकादमी 2002 में बना था, तो इसको भी दिमाग में रखना है, झारखंड न्यायिक अकादमी 2002 ईस्वी में बना था, इसको भी दिमाग में रखेंगे। देखिए जितना बात बोलते जाते हैं ना सब लिखते जाइए और दिमाग पर थोड़ा जोर डालिए, क्या थोड़ा जोर डालिए दिमाग पर कि जिसमें आपका दिमाग अच्छा से काम करना चालू करे, कहीं पर कोई एक अंग अगर भसक गया होगा तो वो सीधा हो जाएगा दोस्त, आप एक बार थोड़ा उस पर जोर दीजिए, क्या एक बार थोड़ा उस पर जोर दीजिए, उसके बाद आपका सब काम तमाम हो जाएगा, बहुत अच्छा से चीज़ें समझ में आ जाएंगी, बस आप थोड़ा उस पर जोर दीजिए, क्या थोड़ा उस पर जोर दीजिए और समझने की कोशिश कीजिए अच्छे तरीक़ा से। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान एक है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, याद रखिएगा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है वो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है ये संस्थान कब बना था, 1954 में बना था। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कब बना था, 1954 में बना था, इसको भी दिमाग में रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान 1954 में बना था। अब यहाँ पे 1955 ईस्वी में फिर एक बात दिमाग, अब यहाँ पर देखेंगे 1955 ईस्वी में बना था जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। ये जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस जो बना था 1955 में बना था, ये रांची में बना था। लेकिन जेवियर लेबर रिसर्च सेंटर पूछे ना तो ये 1949 में बना था। जेवियर लेबर रिसर्च सेंटर जो है वो बना था मतलब 1949 में, लेकिन ये जमशेदपुर में बना था। जेवियर लेबर कहाँ रहता है, ज़्यादा काम करता है जहाँ पर उद्योग धंधा होता है, तो उद्योग धंधा कहाँ पे है, जमशेदपुर में। तो 1949 ईस्वी में जेवियर इंस्टीट्यूट जो आपका लेबर के लिए बना था वो कहाँ बना था, तो जमशेदपुर में। और जेवियर जो सोशल साइंस है इंस्टीट्यूट है वो 1955 ईस्वी में रांची में बना था। तो ये दोनों में फ़र्क है, तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, बहुत अच्छा से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पर एक बात होता है कि ये क्वेश्चन बन गया यहाँ तक। अब हम आगे आते हैं 1960 ईस्वी में। 1960 ईस्वी में राजेंद्रा मेडिकल इंस्टीट्यूट बना था, रिम्स जो है वो यहाँ पे बना था। रिम्स जो है उसकी स्थापना 1960 ईस्वी में हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप अच्छे से दिमाग में रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक यहाँ पर अभी हाल फिलहाल में एक विश्वविद्यालय बना है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय जो है वो 2017 ईस्वी में बना है, 2017 ईस्वी में बना है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय 2017 ईस्वी में बना है। और ये जो रांची महाविद्यालय था उसको अपग्रेड करके किया गया है, मतलब रांची जो कॉलेज है ना
उसको अपग्रेड करके और उसको बनाया गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो विश्वविद्यालय है वो किसको मतलब ऊपर उठाकर बनाया गया है, तो वो रांची जो महाविद्यालय था, रांची जो कॉलेज था, उसको हटाकर उसी के स्थान पर मतलब अपग्रेड कर दिया गया और रांची विश्वविद्यालय बना दिया गया। अब कभी पूछा जाएगा रांची कॉलेज की स्थापना कब हुई, वो जो कॉलेज को अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय कहते हैं उसकी स्थापना कब हुआ था, अगर गलती से पूछ दे तो याद रखिएगा 1926 ईस्वी में स्थापना हुआ था। 1926 ईस्वी में रांची कॉलेज की स्थापना हुआ था। उसी कॉलेज को अपग्रेड करके, उसी कॉलेज को मतलब अपग्रेड करके और रांची में जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय बना दिया गया। तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत अच्छा मतलब क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखिएगा क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन जितना पूछेगा, बहुत सारा डेट हम बताए होंगे, सबको एक बार थोड़ा रिमाइंड करने की कोशिश करिएगा, दिमाग में अपना लाने की कोशिश कीजिएगा, आपको सारे चीज़ें दिमाग में आ जाएंगी। ठीक है, तो तसर अनुसंधान केंद्र भी यहाँ पर है रांची में, तो उसको भी दिमाग में यहाँ पे रख सकते हैं। आगे आ जाते हैं, तो आगे आने के बाद देख लेते हैं अब और क्या है यहाँ पे जो बहुत अच्छा आपको दे सकता है नंबर, जहाँ से क्वेश्चन पूछता है। देखिए एगारी बेगारी चीज़ बड़ी मिल जाएगा, लेकिन उस सबको जो नहीं पूछता उसको पढ़ने से क्या फ़ायदा, कुछ नहीं। ठीक है, मोराबादी मैदान सब जानता है, प्रभातारा मैदान सब जानता है, तो जाके वहीं तो बैठ के सब आंदोलन करते रहता है, तो सब पता है। बापू वाटिका इतना फेमस स्थान है, ये सब तो आंदोलनकारी लोग रात दिन करके भरा रहता है, क्या करे, मतलब झारखंड में पढ़ना भी है, लड़ना भी है, नहीं लड़ेंगे नहीं तो फिर पढ़े हुए हैं कोई काम का नहीं है, तो लड़ना भी पढ़ना भी ये सब अधिकार है, लेकिन पता नहीं। आप देखिए, तो मेरे कहने का मतलब ये सारा चीज़ बात हो गया। अब 1958 ईस्वी में HEC की स्थापना हुआ था। HEC की स्थापना 1958 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन जो ये है, ये आधा रांची समझिए यही है, मतलब लगभग जो है वो 1777 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। HEC कारखानों का कारखानों के अंदर कारखाना, इसी को कहते हैं। ठीक है, HEC को, और ये 1958 ईस्वी में बना था। और उसके बाद ये मतलब हैवी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम कर रहा है। उद्योग पढ़ाएंगे तो डिटेल पढ़ाएंगे कि चेकोस्लोवाकिया के क्षेत्र से कौन आता है, फिर मतलब रूस के सहयोग से कौन सा प्लांट काम कर रहा है। ठीक है, वो सब हम बताएंगे डिटेल से। तो ये अभी दिमाग में रखिए कि मतलब हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ पर है, तो आपका ये रांची में ही पड़ता है। ठीक है, और ये बहुत बड़ा क्षेत्र में रांची में फैला हुआ है, तो इसको भी आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, HEC। ठीक है, ये 1958 में बना था। तो ये है, बाकी और कुछ दिमाग में आता है इसमें तो हम बताते चलेंगे। और जितना भी बात देखिए, हम यहाँ पर खड़ा होते तो नॉन स्टॉप चाहते कि एक बार पूरा ख़त्म ही कर दे, तो जितना बात आते जाता है आप सब बताते चलते हैं। आप लोग नोट डाउन करते चलिए, क्या नोट डाउन करते चलिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए अब यहाँ जो है मतलब घूमने वाला स्थान देखेंगे तो हुंड्रू फॉल चल जाइए, रांची में हुंड्रू फॉल चल जाइए। अब रांची में हुंड्रू फॉल चल जाइएगा, किस नदी पर है, तो स्वर्ण रेखा नदी पर है। अब नदियों क्लियर हो जाएगा साथ साथ में। तो देखिए जो स्वर्ण रेखा नदी है ना, जो रांची के क्षेत्र से मतलब नगरी के क्षेत्र से निकलती है, तो स्वर्ण रेखा नदी पर जो है हुंड्रू जलप्रपात है मतलब रांची में। तो वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। 143 मीटर है ये ऊंचा, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, तो इसको दिमाग में रखेंगे। झारखंड का ये बहुत साफ़ सुथरा जलप्रपात है, मतलब कभी घूमने का मन करे तो जाइए। जो रांची है ना, ये रांची राजधानी, ये रांची जो राजधानी है, इससे जो एयरपोर्टवा पड़ता है ना, एयरपोर्टवा से ये 60 किलोमीटर दूर, मतलब सॉरी 60 किलोमीटर नहीं 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। कहने का मतलब ना, एक बार हम बहुत पहले गए थे मतलब बचपन में, तो एयरपोर्टे पास रोक दिया गाड़ी, और वहाँ पर बोकोट रहते पूरा तरीका से, वोमिटिंग हो रहा था क्योंकि गाड़ी ज़्यादा हम नहीं चलते। तो कहने का मतलब है कि जब बोकोट रहे तो पूरी तरीका से, तो वहीं से एक दादा जा रहे थे, बोले क्या दादा, तब आज मतलब कितना दूर है यहाँ से हुंड्रू जलप्रपात, सब लोग तो कहा था रांची है, मैं ससुर के नाते अभी तो यहीं फसल है। तो वो आदमी हमको बोला कि सब्र करो, यहाँ से 40 किलोमीटर और ज़्यादा, और वोमिटिंग चालू हो गया मेरा, क्या और वोमिटिंग चालू हो गया पूरी तरीका से। 40 किलोमीटर अभी और बैठना था हमको गाड़ी में,
अनगढ़ा प्रखंड पड़ता है, मतलब 18 प्रखंड देखे रांची में, उसमें से अनगढ़ा प्रखंड पड़ता है। अनगढ़ा प्रखंड जो है ना, वही अनगढ़ा प्रखंड में मतलब पड़ता है हुंडरू जलप्रपात। ठीक है, तो कहने का मतलब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब कौन सा प्रखंड में है, तो अनगढ़ा प्रखंड में है। 40 किलोमीटर रांची से इसकी दूरी भी है, मतलब एयरपोर्ट से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा दिमाग में रखिएगा। इसी तरह से अगर झरनों का शहर कहते हैं, इसका क्यों कहते हैं झरनों का शहर, इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि जो झरना है यहाँ बहुत अधिक है। देखिए जैसे हुंडरू जलप्रपात हो गया किस पर, स्वर्णरेखा नदी पर, उसी तरह से यहाँ पर कांची नदी पर है दसम जलप्रपात, तो दसम जलप्रपात भी घूमने वाला है, रांची में ही है। राढ़ू नदी पर जो है वो जोन्हा जलप्रपात है, वो भी घूमने वाला जलप्रपात है, गौतम धारा उसी को बोलते हैं जोन्हा जलप्रपात को, तो ये राढ़ू नदी पर है, यहीं पर है, उसको भी आप घूमने के लिए जा सकते हैं पर्यटन स्थल की दृष्टि से। सोनवा जलप्रपात है, पंगूरा जलप्रपात है, ये सब भी घूम सकते हैं, बहुत अच्छा जगह है घूमने के लिए। और है गेतलसूद बांध में जाके घूम सकते हैं। ठीक है, धुरवा बांध है, देखिए ध्रुवा बांध में सोलर प्लांट लगाने वाला था सरकार, लेकिन फिर उसके बाद ना गेतलसूद में शिफ्ट कर दिया, तो ध्रुवा बांध भी और गेतलसूद बांध भी कहाँ पे है, तो रांची में है। तो कभी पूछ देता है कि ध्रुवा बांध कहाँ है, तो गेतलसूद बांध कहाँ है, तो ये सब रांची में है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। मछली घर भी आपका है, वो रांची में है, कहाँ है, मछली घर भी है रांची में है, तो वो भी देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो कहने का मतलब ये सब जितना चीज़ें बता रहे हैं ना, जैसे जैसे दिमाग में आ रहा है, पहाड़ी मंदिर के बारे में तो हम डिटेल बता ही दिए, वो भी दिमाग में रखिएगा। ठीक है, टैगोर हिल के बारे में हमने बता ही दिया, उसको भी दिमाग में रखना है। ऑक्सीजन पार्क के बारे में बता ही दिए, वो भी दिमाग में रखना है। तो ये सब जो है राजभवन, विधानसभा, तो सब देखिए विधानसभा है ना, यहाँ पर दिमाग में रखिएगा, विधानसभा है, बहुत बढ़िया विधानसभा है, मतलब जो पूरी तरीक़ा से एकदम डिजिटलाइज विधानसभा बना है झारखंड का नया विधानसभा। मतलब ना 162 सीटेड है, 162 सीटेड है। देखिए 2026 जो आएगा ना, उसके बाद सीटें बढ़ेंगी, क्या सर, सीटें बढ़ेगी, विधानसभा लोकसभा की सीटें बढ़ेगी, इसीलिए लोकसभा का भी भवन तैयार हो रहा है, मतलब विधानसभा भी तैयार हो रहा है बड़ा सा, पता है टाटा कंपनी बना रही है उसको दिल्ली में, तो विधानसभा के भी भवन तैयार हो रहा है, उसका भी सीट बढ़ा कर तैयार हो रहा है, क्योंकि जनसंख्या के अकॉर्डिंग जो है वो मतलब प्रतिनिधि को दिया जाता है, प्रतिनिधि जनसंख्या के अकॉर्डिंग आते हैं, तो जनसंख्या बढ़ गया तो प्रतिनिधि बढ़ना चाहिए, तो 2026 के बाद बढ़ेगा। तो कहने का मतलब है कि झारखंड क्या किया चालाकी से पहले, मतलब इसका कितना सीट है, 81, एंग्लो इंडियन हटा दीजिए, क्या एंग्लो इंडियन हटा दीजिए, एंग्लो इंडियन का अब कहीं कुछ अस्तित्व रहा ही नहीं, क्योंकि आपको हम बताए हैं कि जो 104वां संविधान संशोधन, एसटी जो है, एसटी एससी का जो आरक्षण है, मतलब एससी का आरक्षण जो होता है, एसटी एससी आरक्षण है, उसको 10 सालों तक बढ़ा दिया है, और इसी संविधान संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया। विधानसभा से जो 1 चुना जाता था उसको भी, और मतलब लोकसभा में 2 चुना जाता था उसको भी हटा दिया गया है अब। तो कुल मिलाकर यहाँ पर सीटों की संख्या कितना विधानसभा का, 81। अब जब 81 सीट है तो 81 सीट को डबल कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाता है मतलब 162 सीटेड विधानसभा है, फुली डिजिटल बनाया है भाई लोग, एकदम पूरा मतलब कंप्यूटर, मतलब लैपटॉप वैपटॉप सब सिस्टम उस्टम पर लगा के बनाया बढ़िया से। अब पता चलेगा कि यहाँ पर जितना विधायक बैठेगा, सब विधायक, मतलब सबका नहीं बोल रहे, लेकिन कुछ तो विधायक एकदम ठेपा मार होगा। ढोल फिल्म देखें आप लोग, ढोल फिल्म में देखे होंगे, मतलब जब एक बार कंपनी का चेयरमैन राजपाल यादव को बना दिया जाता है, तो लैपटॉपा को ले लेता है ऐसे सामने में, और लैपटॉपा को सामने में ले लेने के बाद और उसके बाद ऐसे ऐसे पूरा बाल झाड़ते रहता है, मतलब लैपटॉप में देखकर लैपटॉपा को बुता देता है, मतलब मिंझा देता है, समझे। और मिंझाने के बाद लैपटॉपा में कुछ नहीं दिखता है, क्या कुछ नहीं दिखता है, तो उसमें चेहरा दिख जाएगा, तो उसको पूरा संभालते रहता है। उसका सीईओ आता है साइन करवाने के लिए, तो उससे लड़ जाता है। तो उसी तरह से मेरे जो विधानसभा में बैठेंगे ना भाई, जिसको लैपटॉप चलाने नहीं आएगा वो बैठ के क्या करेगा, पूरा बाल उल एकदम पूरा सजाएगा विधानसभा में। मेरे विधायक लोग, मतलब सबको नहीं बोल रहे, लेकिन कुछ विधायक तो ऐसे हैं कि जिनको लैपटॉप के बारे में पता ही नहीं होगा कि कौन सा जनरेशन है क्या है, तो क्या करेगा भाई लोग, तो वो सब पूरा बैठकर अपना बाल जो है पूरा सजाएगा बढ़िया से, मतलब उसको अंधेरवा में, समझे, मतलब उसको टीपेगा तो जल जाएगा, फिर दिखेगा नहीं चेहरा, तो वो जब बुताए रहेगा ना तो उसमें बाल उल झाड़ेगा, कंघी लेके जाएगा, क्या कंघी सब लोग लेके जाएगा विधानसभा में। पूरी डिजिटल विधानसभा बनाया है, मतलब कितना सीटेड है, 162 सीटेड विधानसभा है।
यार मतलब हम भगवान से मनाते झारखंड में पढ़े लिखे लोग बने, विधायक बने, सब कुछ बने, झारखंड का भविष्य शिक्षा के क्षेत्र में सुधरे। हम ऐसा उम्मीद करते हैं, पता नहीं कब सुधरेगा। मतलब आप लोग सुधारिए सब मिलकर, समझे। तो कुल मिलाकर ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया है। विधानसभा भी देखने वाला भवन है, ये भी मतलब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे देखिए ऐसे ही मज़े के लिए बोल रहे हैं, सीरियसली नहीं बोल रहे हैं, मतलब जो बात है वो हम ऐसे बता रहे हैं, थोड़ा दिमाग में इसको रखिएगा। तो 162 सीटेड विधानसभा है, ये भी देखने लायक है, ये भी आप देख सकते हैं और चीज़ों को यहाँ से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर और जगह पर मंदिर जाएंगे तो एक मतलब आपका यहाँ पे जगन्नाथ मंदिर भी है, मतलब सूर्य मंदिर भी है यहाँ पे, रांची में ही सूर्य मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर भी है रांची में, तो उसको भी देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है मतलब देवड़ी का मंदिर, क्योंकि मेरे जो भैया हैं ना, मतलब महेंद्र सिंह धोनी, जो मेरे बड़े भैया हैं, जिनके चलते झारखंड को सब लोग जानता है, विदेश में या कहीं पर भी झारखंड को सिर्फ इसलिए जानता है क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी का स्थान है। नहीं तो झारखंड तो सब चीज़ नीचे से आता है, शिक्षा में नीचे से टॉप, नीचे से देखो नीचे से कहाँ है, मतलब फिर पॉवर्टी इंडेक्स में नीचे ही चेक करो कहाँ पे है, फिर उसके बाद और मतलब और इंडेक्स में जो है उस सब में नीचे ही से मिलेगा, मतलब काउंट करने के ऊपर से तो कुछ आता ही नहीं। ये ऊपर से अगर एक आध दो स्थान रखे हुए तो महेंद्र सिंह धोनी जैसे महान खिलाड़ी के बदौलत ही झारखंड का नाम कुछ रोशन हो पाया है। नहीं तो यहाँ के मंत्री नेता और ये सब से अगर नाम रोशन हो जाए तो मतलब तो झारखंड में 4 चांद लग जाता। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा कि मतलब जो देवड़ी जो है वो देवड़ी है, वो आस्था का केंद्र बिंदु है महेंद्र सिंह धोनी के लिए। अब महेंद्र सिंह जो धोनी है वो वहाँ पे पूजा करने जाते हैं, तो उनका स्थान है ये रांची में, बहुत बढ़िया आस्था का केंद्र बिंदु है ये। 16 मुंजे मूर्तियां हैं माँ दुर्गा का, 16 मुंजे मूर्तियां, मतलब 16 हाथ है माँ का, मतलब 8 एक साइड 8 एक साइड, तो 16 है। और यहाँ पर एक मात्र मंदिर है जो पूरा तरह से मतलब यहाँ पाहन पूजा करवाते हैं, क्या पाहन पूजा करवाते हैं। एक दिन जो मंगलवार होता है, ठीक है, उस दिन शायद मतलब वहाँ पे पंडित पूजा कराते हैं, बाकी सब दिन यहाँ पाहन पूजा कराता है। लेकिन ज़्यादातर मंदिर में आपको पंडित मिल जाएगा पूजा कराते हुए, लेकिन यहाँ पाहन पूजा करवाता है। ये भी दिमाग में रखेंगे क्योंकि कहीं क्वेश्चन पूछ ना दे, ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा मंदिर हो गया, तो आपका एक जगन्नाथ मंदिर हो गया, एक आपका मतलब जो यहाँ इंपॉर्टेंट हो गया देवड़ी का मंदिर हो गया, एक आपका इंपॉर्टेंट हो गया सूर्य मंदिर हो गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। पहाड़ी मंदिर तो पहले ही बता चुके हैं। तो ये सब चीज़ को दिमाग में रखिएगा कंपाइल करके, तो इम्पॉर्टेंट रहेगा। नदियाँ भी हम बता चुके हैं, नदियाँ कौन सा हो गया, तो नदियाँ आपका हो गया मतलब एक कांची नदी हो गया, फिर उसके बाद एक स्वर्ण रेखा नदी हो गया, रारू नदी हो गया, मतलब बहुत महत्वपूर्ण नदी जो है यही है। उत्तरी कोयल और दक्षिणी कोयल भी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। उत्तरी कोयल और दक्षिणी कोयल जो नदी है ना, वो रांची के क्षेत्र से ही निकलती। उत्तरी कोयल जो है रांची क्षेत्र से निकलकर अपुराहा में चल जाती है, अब पलामू साइड से जाते हुए, और ये सोन नदी में मिलती है। बीपीएससी वाला ना क्वेश्चन पूछता है कि सोन मतलब उत्तरी कोयल नदी कहाँ मिलती है, तो बहुत भाई लोग मतलब गंगा में मार देते हैं, क्या गंगा में मार देते हैं। अरे गंगा में नहीं भाई, उत्तरी कोयल नदी सोन नदी में मिलती है, और सोनवा नदियाँ है ना वो उपरहा में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। क्या सोन नदी फिर जाकर उपरहा में चढ़ जाती है और वो गंगा में मिल जाती है। तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और दक्षिणी कोयल तो नीचे की ओर जाती है, दक्षिणी कोयल जो है वो नीचे की ओर जाती है और नीचे की ओर बहते हुए आगे की ओर बढ़ती है। तो ये आपका हो गया मतलब नदियाँ जो थोड़ा सा हम बता दिए। अब यहाँ पर एक दो और उद्योग देखते हैं। जैसे उद्योग में जैसे एक पूछता है एसीसी सीमेंट जो खलारी में है, तो ये भी एसीसी सीमेंट है, यहीं पर है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, तो इसको भी दिमाग में रखेंगे। एक आपका जो मतलब देखेंगे तो एल्युमिनियम शोध संस्थान जो है वो यहीं पर है, 1938 में स्थापना हुआ था, वो भी यहीं पर है, तो उसको भी ध्यान में रखेंगे। और ये जो मिनरल्स के दृष्टि से देखेंगे ना, तो मिनरल्स के दृष्टि से झारखंड को हम जो बता रहे हैं उसको दिमाग में रखिएगा। मिनरल्स मतलब होता है खनिज जो होता है, उसके दृष्टि से यहाँ पे क्या मिलता है, तो यहाँ पर जो मिलता है वो हम थोड़ा बता रहे हैं झारखंड के मैप से ही। देखिए सब चीज़ों को बहुत अच्छा से समझिएगा, समझे, और समझ में आ जाता है तो फिर उसके बाद आप उसको एक बार दो बार रिमाइंड करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, क्योंकि रिमाइंड आप अगर नहीं करते हैं ना तो आपको फिर से वो नहीं दिमाग में रहेगा। देखिए भाई साहब क्या होता है, अगर अच्छे से देखिएगा ना तो मतलब आपको हम बताते हैं एक कहानी, कैसे आप याद करिएगा वो थोड़ा 1 मिनट बता देंगे, क्योंकि हो सकता है कि रिमाइंड करने की सिस्टम आपका ठीक हो जाए, मजबूत हो जाए उससे एक बात से।
देखिए हम इसलिए आप लोग को इस तरह से बताते हैं, कोशिश करते हैं कि एकदम समझ समझ के चीज़ों को रखें। इसके पीछे क्या कारण है वो देखिए। जैसे एक है 3 मिनट पॉलिसी। देखिए हम ना मतलब कभी बहुत पहले पढ़े थे। 3 मिनट पॉलिसी का मतलब समझते हैं? 3 मिनट पॉलिसी मतलब 3 मिनट में जो कैसे याद किया जाए चीज़ों को, वो पॉलिसी होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, हम पहले ही सोचते थे कि बहुत सारा चीज़ है, दिमाग तो एक एक गो है, ठीक है। मतलब हम लोग का दिमाग जो है वो 1400 ग्राम का है, लड़की लोग का थोड़ा कम होता है। क्या लड़की लोग का थोड़ा कम होता है, 1350 ग्राम का होता है सबका। इसीलिए वो सब बड़ी जल्दी चिड़चिड़ा देती है। और मतलब दूसरा लड़की लोग बोलेगी ना, वो लड़का सही नहीं, तू ओकर साथ भाग जाओ, तो वो ओकर साथ भाग जाएगी, ठीक है। तो वो सबको मतलब थोड़ा रहता है, क्या थोड़ा वैसे शरीर वेट के अकॉर्डिंग रहता है, लेकिन पता नहीं थोड़ा कम भी रहता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो दिमाग होता है ना 1350 ग्राम का, हम लोग का 1400 ग्राम का होता है। तो वो एक ही को दिमाग है। अब एक ही को दिमाग में देखिएगा कि आज से 5 साल पहले तुम्हारी गर्लफ्रेंड अगर कुछ बोली, ठीक है, वो एकदम हू बहू ऐसे ही याद है कि अरे ऐसे ससुरी बोली थी, ठीक है। तो वो हू बहू याद है, लेकिन आज हम पढ़ाएं या आज हम बताएं वो कल गायब। तो ऐसा कैसे हो सकता है? एक दिमाग दो तरह का काम कैसे कर सकता है? आखिर एक ही तो दिमाग है, दो तरह का काम कैसे कर सकता है? तो इसके पीछे साफ मतलब कारण है कि एक बात भूल जाते हैं और एक बात को रखता है। इसका मतलब बात को कैप्चर करने का जरिया तरीका जो होगा वो अलग अलग होगा, इसीलिए एक दिमाग अलग अलग तरीका से चीज़ों को रखता है। अब जैसे हम कोई चीज़ को दिमाग में डालें, अब कोई चीज़ को अगर हम दिमाग में डालें, अब वो दिमाग में कितना देर रहेगा वो डिपेंड करता है कैसे एब्जॉर्ब आप किए हैं उसको। जैसे मान लेते हैं कि अभी पढ़ रहे हैं, आप पढ़ते पढ़ते सोच रहे हैं कि मतलब आज जाना है, चौमिन चाट खाने के जाना है, सुंदरी मार्केट जाना है, लिपस्टिक पाउडर वुडर लेने जाना है, और ऑस्कोम पॉस्कोम का होता है वो सब लेने जाना है। तो वो देख रहे हैं, वो सोच रहे हैं, यो पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं होगा, दिमाग में खिचड़ी पलौस बन जाएगा। मतलब दिमाग को समझ में नहीं आएगा कौन सा चीज़ को स्टोर करे और कौन सा चीज़ को बाहर निकाले। तो ऐसा हो जाता है। मतलब कोई चीज़ अगर कर रहे हैं तो उस समय एक ही चीज़ कीजिए, पढ़ने के समय खास करके एक ही चीज़ कीजिए। तो इससे क्या होगा कि दिमाग बैलेंस रहेगा कि हमको करना क्या है। नहीं तो पता चलेगा कि उसमें 3-4 तरह का डाटा जाएगा, इस कंफ्यूजिया जाएगा कि इसको सेकेंडरी मेमोरिया में भेजें। प्राइमरी मेमोरिया आगे में होता है, सेकेंडरी मेमोरिया पिछवा में होता है। तो पिछवा में किसको बोले तो भेजे तो कंफ्यूज हो जाएगा। तो कहने का मतलब इसीलिए एक चीज़ को रखिए। अब मान लेते हैं कोई गर्लफ्रेंड को छोड़ा, कोई बॉयफ्रेंड को अगर छोड़ा, अगर ये छोड़ दिया, वो सब कुछ बोला होगा, दिन भर उसी के बारे में सोचते रहता होगा। कोई कुछ बोलता रहेगा, माँ बाप भी बोलेगा तो माँ बाप चुप रहो, तुम आग लगा देने वाले काम करती, एकदम चुप रहो, कुछ मत बोलना इस समय। माँ बाप को भी डांट देता है लोग। तो कहने का मतलब इसलिए डांटता है क्योंकि उसको गर्लफ्रेंड छोड़ दी, तो उसके याद में उसको बॉयफ्रेंड छोड़ दिया, उसके याद में खाली उसी का बतिया सोच रहा है दिन भर, काहे छोड़ दिए हमारा साथ, काहे छोड़ दिए हमारा, मतलब काहे नहीं मेरे साथ रही, ऐसे सोचते रहता है। अब दिन भर रात भर उसके बारे में सोचेगा और कुछ नहीं सोचेगा तो दिमाग में तो रहेगा ना, सेकेंडरी मेमोरी में जाके स्टोर हो जाता है। 3 मिनट में कोई भी चीज़ अगर आप दिमाग में रखते हैं तो 3 मिनट में जाके सीधे सेकेंडरी मेमोरिया में घुस जाता है। आगे घूमते घूमते सेकेंडरी मेमोरिया में घुस जाता है और घुस जाता है, फिर वो कभी डिलीट नहीं होगा। क्या कभी डिलीट नहीं होता है। लेकिन 3 मिनट में जो आप घुसा रहे हैं केवल वही चीज़ होना चाहिए जो ज़रूरत का चीज़ हो और एक बात हो, तभी घुसेगा, नहीं तो खिचड़ी पलोस बन के सब बाहर हो जाएगा। ठीक है, पढ़ रहे हैं उधर कुछ और सोच रहे हैं, कुछ और सोच रहे हैं, तो दोनों चीज़ नहीं होगा। क्या दोनों चीज़ नहीं होगा, कोई एक चीज़ होगा तो सेकेंडरी मेमोरी में उस तरह से सेफ हो जाएगा और वो चीज़ बाहर नहीं होगा। आप बताइए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला बतिया अगर दिन रात सोचे होंगे तो 3 मिनट में जो चीज़ सेकेंडरी मेमोरी में सेफ हो जाता है वो तो आप ज़िंदगी भर के लिए सेफ हो गया ना। आप फिर उसके बाद सिगरेट उड़ाते रहिए, धुआं उड़ाते रहिए, दारू बैठ के पीते रहिए, शराब पीते रहिए, फिर और कुछ कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप कुछ भी करते रहिए, आपका कुछ होने जाने वाला नहीं है। वो सोचिएगा मेरे पास डिलीट का कोई ऑप्शन भी नहीं है कि सेकेंडरी मेमोरी में टिपें आप फटाक से बाहर हो गया, फटाक से बाहर हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब सेकेंडरी मेमोरी में गया हुआ चीज़ कभी बाहर नहीं होता है, ये एकदम लिख लीजिए आप लोग। तो इसीलिए 3 मिनट की पॉलिसी वाला में दिन रात बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करके फुदकते मत रहिए। कुछ कुछ क्या है कि ध्यान रखिए पढ़ने पर भी, ये 3 मिनट में नहीं तो खाली वही सब दिमाग में चलेगा, इधर कुछ भी नहीं चलेगा। क्या इधर नहीं चलेगा तो दिक्कत होगा। तो ये हम कहीं पढ़े थे, तो ये चीज़ आपको हम बताएं। इसीलिए कोशिश करते हैं कि 2-3 मिनट तक एक टॉपिक पर आपको रखें जिससे कि आपको वो चीज़ दिमाग में जाके सटीक बैठ जाए। ठीक है, और अगारी बेगारी नहीं सोचिए। ठीक है, फालतू का इधर उधर का नहीं, कोरोना नहीं सोचते रहिए, बस खाली आराम से घर में रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हम इसलिए बताएं क्योंकि आपका दिमाग ठीक से काम करे
और दिमाग ठीक से काम करेगा तो फिर तो आप आग लगा दीजिएगा जहाँ मन करेगा वहाँ पर, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे आपका जो भी रेलवे हो, चाहे सिविल का यूपीएससी हो, जो भी एग्ज़ाम हो, या फिर आपको कोई भी पीसीएस का एग्ज़ाम हो, सब में आप आग लगा दीजिएगा। ठीक है, वो आप पर डिपेंड करता है। बस आप लोग को एकदम पूरा जोर जोश में पढ़िए। ठीक है, तो ये आई होप आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक दिमाग में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो उसको भी दिमाग में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से बन जाएगा तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। श्री लोक प्रशिक्षण संस्थान, श्री कृष्ण लोक प्रशिक्षण संस्थान जो है 1952 में बना था। और ये जो है ना, ये यहाँ पर शिक्षा उसको दिया जाता है, मतलब उसको ट्रेनिंग दिया जाता है। जब आप वीडियो यहाँ पे बन जाएंगे तब यहाँ पे जाएंगे तो ट्रेनिंग यहीं पर बने होगा। और अगर आप डीएसपी बनेंगे तो ट्रेनिंग जो आपका पीटीसी हजारीबाग में पड़ता है तो वहाँ पे होगा, 1912 में बना था तो वहाँ पर होता है। लेकिन वीडियो बनने के बाद श्री कृष्ण लोक प्रशिक्षण संस्थान आपको रांची जाना होगा, यहाँ पे 1952 ईस्वी में ये बना था। उसके बाद तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान या तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र, तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र जो है 1963 ईस्वी में बना था, तो इसको भी थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे, तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान। ये 2 डेट है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी दिमाग में रखेंगे। अब यहाँ मिनरल्स का बात होता है तो मिनरल्स वाला देख लेते हैं कि मिनरल्स वाला जो है वो कहाँ कहाँ पर बनता है, कहाँ कहाँ पर मिनरल्स रांची में क्या मिलता है झारखंड में, उसको हम देख लेते हैं। जैसे ये अगर आपका मतलब झारखंड है, ये आपका झारखंड है। ठीक है, अब ये जो झारखंड है, अब ये वाला में हम देखेंगे मिनरल्स कहाँ कहाँ बनता है। देखिए मिनरल्स वाला ये जो जोन है और ये एक जोन है, ये 2 जोन है। अब ये दोनों जोन में देखिएगा ऊपर वाला जो क्षेत्र है ना, ऊपरा वाला जो क्षेत्र है, इसमें जीवाश्म ईंधन मिलता है, जिसमें ज़्यादातर कोयला, चूना पत्थर, ठीक है, बॉक्साइड, ये सब ये वाला एरिया में मिलता है, ऊपरा वाला एरिया में। नीचे वाला ना मतलब जिसमें वैसा अयस्क मिलता है, मतलब इसमें धातु मिलता है जिसमें जीवाश्म नहीं होता है, मतलब इसमें धात्विक अयस्क मिलता है। जैसे इसमें मतलब हो गया तांबा हो गया, इसमें आपका हो गया लोहा हो गया, ये सब यहाँ पर मिलता है निचवा में। ठीक है, ये नीचे वाला क्षेत्र में। और ये वाला जो क्षेत्र बीचवा में बचा ना, इतना बड़ा नहीं है, थोड़ा छोटा ही है, इतना ही है। तो ये वाला बीच वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में मतलब ऑयल क्षेत्र है ये, मतलब यहाँ तेल उल का गैस उसका क्षेत्र ये बनता है, गैस उसका क्षेत्र थोड़ा बनता है। चूना पत्थर भी यहाँ मिलता है, चूना पत्थर का भी यहाँ पे पार्ट है कुछ। और यहाँ पर जो है रांची वाला जो क्षेत्र है ये, इसके जो उपरहा वाला जो क्षेत्र है ना, यहाँ पे पीली अबरक मिलता है, पीला अबरक। देखिए पीला अबरक एक्चुअली में कुछ होता नहीं है, जब अबरक जो होता है उसमें नमी रह जाता है ना, मतलब पानी का अंश रह जाता है तो पीला हो जाता है। क्या पीला हो जाता है, तो जब पीला जो है ना अबरक कहाँ मिलता है, तो ये रांची के साइड में पीला अबरक मिलता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि पीला अबरक का क्षेत्र कहाँ है, तो रांची के क्षेत्र में पीला अबरक वाला पड़ता है, उसमें नमी थोड़ा रहता है तो ये पीला हो जाता है। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। इधर धात्विक अयस्क का मिलता है। आगे बताएंगे कि ये बारामजादा ग्रुप है, और ये बारामजादा ग्रुप में ही पूरा धारवाड़ क्रम का चट्टान है ये, इसीलिए यहाँ अयस्क पाया जाता है। ये उड़ीसा में भी पड़ता है। इधर हम गोंडवाना का लैंड का क्षेत्र बताएंगे, ये जो क्षेत्र है गोंडवाना वाला, उसका गोंडवाना वाला क्षेत्र बताएंगे। बाकी आप ये क्षेत्र थोड़ा जान ही लिए। तो इस तरह से हम जितना बातों को बताएं, चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। और अगर आप कुछ और जानते हैं कि रांची के बारे में ये भी है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूरी तरीक़ा से लिख के भर दीजिए रांची के बारे में केवल, क्योंकि रांची जिला बताए हैं तो केवल रांची जिला को भर दीजिए नीचे पूरी तरीक़ा से। और अगर चीज़ें इस तरह से पसंद आ रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा तक थोड़ा दोस्त यार तक शेयर कर दीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो वो रेड वाला बटन है ना, उसको दबा कर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।